इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर सारी चीजें कंडक्ट करवाता है, इनका यहाँ पर रोल है, राइट। यहाँ पर कौन कराता है फिर? दीज टू पार्टीज विल फॉर्म द कोलिशन एंड देन दे विल प्रेजेंट कि हम बहुमत में हैं, हम मेजॉरिटी में आ गए हैं एंड नाउ देयर गवर्नमेंट विल फॉर्म। तो हमने इलेक्शन से किसी को जिताया, वो एमएलए एमपी बने, है ना, और फिर वो जाके फर्दर वोट कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे, इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पर एमएलए नहीं होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एमपी होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी प्लेटफॉर्म कंसेप्ट कॉरिडोर एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त योगिता धामी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 5 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस, दैट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। बेटा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू वोट के बारे में, और ये भी समझेंगे कि हम जब वोट करते हैं तो हम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई सेड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल होने वाला है। बोलोगे मैम सिंपल तो नहीं है, don't worry beta, I will make simple for you with this video. In this one shot you will be able to understand each and every concept and also will be able to remember, that's my guarantee. ठीक है, and by the way you should know कि हम ये 5th one shot cover कर रहे हैं आपके part 1 बुक का। yes, इसके बाद बचते हैं सिर्फ 2 चैप्टर जो कि डेफिनेटली हाफ ईयरली से पहले हम कवर अप कर लेंगे, सो यू विल बी थ्रू विद योर हाफ ईयरली सिलेबस। ठीक है, फॉर नोट्स ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, आई कीप ऑन शेयरिंग दीज पीपीटीज देयर, और सारे के सारे पीपीटीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, सो डू ज्वाइन दैट। ठीक है, now what are you supposed to do? फटाफट से like this video, जल्दी से like this video, subscribe the channel if you are new here, and after watching if you feel this is worth watching do share it among your friends also। ठीक है, भला करो दुनिया का थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को with few lines which were said by अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट चल रहा था इन 1949, तब उन्होंने लाइन बोली थी, देखो क्या बोला हुआ है। इंडिया adopted the principle of adult franchise with an abundant faith in the common man and the ultimate success of the democratic rule। बेटा इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो उसके ये मेंबर थे, तो इन्होंने क्या बताया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज दिया है, मींस राइट टू वोट दिया है लोगों को, तो हमको पूरा भरोसा है अपने कॉमन पीपल पे। इंडिपेंडेंट इंडिया के जो लोग थे उन पर इनको पूरा भरोसा था कि ये जानते थे कि उनको क्या चाहिए। सो पीपल न्यू व्हाट दे वांट एंड अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड कि पावर किसको देनी है, कौन उनके लिए एक बेटर फ्यूचर बना सकता है। सो दे आर हैविंग फेथ ऑन द कॉमन पीपल, दैट्स व्हाई उनको राइट टू वोट दिया गया। ठीक है, एंड हियर this was never before in the history of the world such an experiment being so boldly undertaken। बेटा हमको हमारी कंट्री में जब ये राइट टू वोट मिला तो सबको एक साथ मिला। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो सबको एक साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये राइट टू वोट दिया गया, जो कि किसी और कंट्री ने नहीं किया था। सो दैट्स व्हाई द बोल्ड डिसीजन। बाकी सारी कंट्री में हमसे पहले से राइट टू वोट था, लेकिन सबके पास एक साथ नहीं था। देवर ओनली क्रीम पीपल, है ना, जो क्रीम ले रहे थे या तो वो वोट कर सकते थे, या तो सिर्फ मेन जो थे वो वोट कर सकते थे। सबको साथ में वोटिंग का राइट देना, दिस वाज इंडिया, दैट्स व्हाई बोल्ड डिसीजन। देखो व्हाई बोल्ड, बिकॉज older democracies crawled towards the universal franchise over the decades or the centuries। crawled towards क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक बार में सबको नहीं दिया गया, धीरे धीरे वो सबको इंक्लूड करते गए over the decades or the centuries। Here India ran there on the very first day with the largest, poorest and most diverse electorate the world had ever seen। इंडिया सबसे बड़ी कंट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, है ना, सबसे बड़ी तो नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, पुअरेस्ट एट दैट टाइम एंड मोस्ट डाइवर्स ऑल्सो, बट स्टिल टुक दिस बोल्ड डिसीजन, जो कि पहले कहीं देखा नहीं गया था। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। बेटा वोटिंग डे चल रहा है, यहाँ पर देखो लोग लाइन पे खड़े हुए हैं, यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि क्या हो रहा है भाई, वोटिंग चल रही है। सो वोटिंग डे इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, और इसी को हम पढ़ने वाले डिटेल में यहाँ पर। ठीक है, विद सम बिग क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले तो इस वर्ड को हम समझेंगे डिटेल में तोड़ के, उसके बाद व्हाट इज इलेक्टोरल सिस्टम, एंड इसके बाद हाउ डज इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम वर्क। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, उसके बाद इलेक्टोरल सिस्टम के अंतर्गत हम वोट कैसे देते हैं, कैसे काम करता है, और उसके बाद कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स फॉर्म होती है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसको समझने के लिए इसको तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इस वर्ड पे ध्यान देते हैं, फ्रेंचाइज। बेटा फ्रेंचाइज एक और इसका नाम है सफरेज। सो सफरेज एंड फ्रेंचाइज, इसका मतलब होता है राइट टू वोट। ठीक है, तो राइट टू वोट कौन देता है हमको? कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है राइट टू वोट उसके सिटीजन को, उसमें लिखा होता है।
है ना. सो फ्रेंचाइज और सफरेज मीन्स राइट टू वोट. दिस इज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्लियर, समझ में आ गया. फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट. अब एडल्ट पे आ जाओ. एडल्ट कौन होते हैं? 18 ईयर प्लस. अभी हम बोलते हैं 18 ईयर प्लस जो भी है वो एडल्ट है. तो सारे एडल्ट, all the adults, every citizen aged 18 plus has the right to vote. So adult franchise. अब आ जाओ यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मतलब सब, everyone included who is meeting this age criteria. जो भी हमारी कंट्री में 18 प्लस होगा, irrespective of gender, irrespective of caste, creed, race, religion, education, कोई भी हो, अगर वो 18 प्लस है तो उसके पास राइट टू वोट है. दैट्स वाई द वर्ड यूनिवर्सल है. ठीक है. सो यूनिवर्सल, एवरीवन, एडल्ट 18 प्लस, फ्रेंचाइज, राइट टू वोट. समझ में आ गया. नाउ बेटा यहाँ पर जो 18 प्लस आप एज देख रहे हो, ये शुरू में 18 प्लस नहीं थी. जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, जब ये इन्फोर्स में आया था, तो उस टाइम पे एज थी 21 ईयर्स. तो उस टाइम पे लोग जो 21 ईयर्स एंड अबव थे वो जाके वोट कर सकते थे. लेकिन बाद में उस एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया. लेकिन कब किया गया? 1988 में. ठीक है. दिस यू शुड नो, इंपॉर्टेंट है. ओरिजिनल वोटिंग एज कितनी थी? 21 ईयर्स एज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट केम इनटू फोर्स इन 1950. लेकिन बाद में 18 ईयर्स से 18 ईयर्स करवा दिया गया इन 1988. समझ में आया इतना? चलो आगे चलते हैं. नाउ वोटिंग राइट्स बिफोर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस. अब बिफोर इंडिपेंडेंस क्या किसी के पास, किसी इंडियन के पास वोटिंग का राइट था? Yes, there were few. Only approx 13% of Indian population. Now why? Because they were the cream layer. वहां पे वो टैक्स पे करते थे, इसलिए उनको राइट दिया गया था. बाकी किसी के पास राइट नहीं था. ठीक है. देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस अराउंड 13% ऑफ इंडियंस वर अलाउड टू वोट. मीन्स फ्रेंचाइज वर नॉट यूनिवर्सल. क्लियर. लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली हमको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे ही वो इन्फोर्स में आया, तो सबको एक साथ ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया. ठीक है. विच वॉज अगेन अ बोल्ड डिसीजन, हमने समझ लिया है. देखो, इंडिया वॉज अमंग द अर्ली नेशन टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट अहेड ऑफ मेनी अदर अराउंड द वर्ल्ड. मैंने क्या बताया था? बाकी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बहुत पहले से राइट टू वोट दिया गया है, लेकिन सबको साथ में नहीं दिया गया. यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, स्विट्जरलैंड का दिया हुआ है. स्विट्जरलैंड में वोटिंग बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन वुमेन्स को यह राइट मिला इन 1971, हमसे काफी बाद में. क्लियर. सो दैट्स व्हाई इंडिया इज ahead of all these countries. Clear? चलो चलते हैं आगे. Now universal adult franchise the legal basis and the scale. बेटा मैंने क्या बताया? राइट टू वोट हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा, है ना? कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज रिटन इन आर्टिकल 326. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो 326 नंबर का जो आर्टिकल है वहां पे लिखा हुआ है दैट एवरी एडल्ट इंडियन सिटीजन इज हैविंग राइट टू वोट. क्लियर. सो दैट इज द लीगल बेसिस. अब हम राइट टू वोट तो हमें मिला है, तो हम वोट कहाँ जाके करेंगे? कौन कौन से इलेक्शन में जाके करेंगे? दीज आर द 3: लोकसभा इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड लोकल इलेक्शंस. नाम थोड़े से नए लग रहे होंगे, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए चलो, तब चैप्टर इजी लगेगा. ये वाला पिरामिड पढ़ा हुआ है ना, पहले क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना? 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट. यस. सो बेटा ये जो 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट है, इनके लिए अलग अलग इलेक्शन होते हैं. जब सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है तो हम बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन, जहां पे गवर्नमेंट बनती है, फिर हमको उनका जो लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, दैट वन. उसके बाद हर स्टेट में अपने अपना इलेक्शन होता है, जहां पे अगेन वहां पे गवर्नमेंट बनती है, फिर वहां पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं. सो दैट इज द स्टेट असेंबली वाले इलेक्शन. उसके बाद आ जाओ लोकल इलेक्शन. लोकल इलेक्शन ग्राम पंचायती राज सिस्टम, अर्बन लोकल बॉडीज पढ़ा हुआ है, तो वहां पर उसके जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर द 3 different इलेक्शंस वेयर वी कैन यूज दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. क्लियर. अब वोटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18 ईयर प्लस होने के बाद क्या करना पड़ेगा? बेटा खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा. हमें जाके वोटर आईडी कार्ड लेना पड़ेगा. और ये कहाँ से लेते हैं? ऐसा मर्जी नहीं है कि इंडिया में कहीं पहुंच जाओ, बोलो कि हमें वोटर आईडी कार्ड दो, हम 18 प्लस हो गए. बेटा दिस यू कैन गेट फ्रॉम योर वेयर यू आर स्टेइंग. लाइक आप वहाँ के डोमिसाइल होने चाहिए, या फिर आप वहाँ पर काफी टाइम से एक जगह पर रह रहे हो, तो वट एवर प्रूफ यू आर हैविंग, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एज अ वोटर. ठीक है. सो यू मस्ट रजिस्टर एज अ वोटर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी. उसके अलावा नो वन कैन वोट ऑन अदर्स बिहाफ. अब अपना अपना वोट खुद देने जाना पड़ता है. एक बार आप रजिस्टर हो गए, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आपको खुद जाना पड़ेगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि आप मेरी जगह देके आ जाओ,
तो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू गिव देयर ओन वोट. Nobody can give vote on others' behalf. ठीक है. नेक्स्ट, barred from voting only if convicted in certain serious crime. वोटिंग का राइट तब तक है जब तक सीधे साधे काम करोगे अच्छे अच्छे वाले. अगर किसी क्राइम में कन्विक्ट हो जाते हैं, उसके लिए एक्यूज अगर आप हो जाते हैं, तो उसके बाद आपसे वोटिंग का अधिकार वापस ले लिया जाता है. देन यू कैन नॉट वोट. क्लियर? चलो समझते हैं आगे. नाउ व्हाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. बेटा क्यों सभी को ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया? व्हाट इज द नीड? अब इसको समझने के लिए एक बड़ा अच्छा यहाँ पर माइंड मैप आपकी बुक में दिया हुआ है. यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में दिखाई देगा. सो समझ लो, इजी है वैसे. देखो बेटा क्यों चाहिए, वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज रिक्वायर्ड? बिकॉज वी नो आवर फ्यूचर. हर जो हमारी कंट्री में सिटीजन है उनको पता है कि उनको फ्यूचर में क्या नीड्स हैं, कैसा फ्यूचर चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग उनके पास खुद राइट होना चाहिए कि वो किसको चूज करें जो कि उनके लिए बेस्ट हो सकता है. Isn't it? That's why. So power to determine one's future, जो कि खुद पर्सन के पास होनी चाहिए. People decide what type of future they want and who can best represent them. That is why this universal adult franchise is required. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, fostering the civic engagement. क्या मतलब इस बात का? बेटा सिविक एंगेजमेंट मतलब सिविल सोसाइटी. तो आपके आसपास की सोसाइटी है, मे बी जहां पे आप रह रहे हो, या तो आपको जो वर्क एरिया है वहां पर, या तो आप जैसे मान लो स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में जहां पर भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सब मिलके उस प्रॉब्लम को टैकल करें. अभी देखो स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं. सो ऑल द स्टूडेंट्स आर कमिंग टुगेदर, दे आर एंगेजिंग. सिविक एंगेजमेंट चल रहा है वहां पर, है ना. सो दिस इज फॉस्टरिंग द सिविक एंगेजमेंट. सबको पता है उनके पास राइट है इसका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सो दे आर using it, है ना. They are showing it somewhere that people are powerful. So people participate in solving the problem in their area. So that's why they foster the civic engagement. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, everyone is equal. बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को प्रूव कर रहा है कि हमारे लिए everyone is equal. There is no discrimination on the basis of caste, creed, sex, education, wealth. है ना. तो ये अपने आप में प्रूफ है उस बात का. राइट टू इक्वेलिटी. नेक्स्ट आ जाओ, एवरीवन वॉइस मैटर. मीन्स हम हर कोई इस कंट्री का जो सिटीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने नेशन के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए. एवरी वोट मैटर्स, है ना. ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे वोट से क्या फर्क पड़ रहा है. एवरी वोट मैटर्स हियर. ऑल कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग द नेशंस फ्यूचर. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज आंसरेबल टू द इलेक्टोरेट. जब एक बार रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज कर लेते हैं तो उसके बाद उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो काम करे. फिर उसको काम करना पड़ेगा, उसको चूज करा है तो. अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? पता है कि भाई नेक्स्ट इलेक्शन में उसका कुछ नहीं होने वाला. फिर नोबडी इज गोइंग टू वोट. उसके अलावा अगर ज्यादा ही कुछ खराब कर दिया तो पीपल के पास पावर भी है कि उनको हटा भी सकते हैं. उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, बट येस दे आर हैविंग द पावर. ठीक है. सो पीपल वोट देम आउट इन द इलेक्शंस. सो दे नीड टू वर्क. ठीक है. उसके अलावा यहाँ 2 बॉक्स और दिए गए हैं जहां पर आपको अगर आपको कुछ और लग रहा है व्हाई इट इज रिक्वायर्ड तो आप लिख सकते हो. सो मैंने 2 यहाँ पे लिख के दिए हैं. देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथेन्स द नेशनल यूनिटी. देखो नेशनल सिंबल, लेट्स से फ्लैग, नेशनल एंथम, ये क्या है? सारी कंट्री पे एप्लीकेबल होता है. सबको पता है कि हमारा नेशनल फ्लैग है. तो एवरी इंडियन फील्स द बिलोंगिंग, है ना. इट गिव्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इट गिव्स द नेशनल यूनिटी. सिमिलर टू दिस ऑल्सो every Indian citizen is having this right to vote. So somewhere it is giving the sense of belonging, है ना. हम इंडियन है, हमारे पास राइट टू वोट है अपनी कंट्री में. सो एवरी सिटीजन एंड इक्वल स्टेक होल्डर इन द नेशन, स्ट्रेंथनिंग अ शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग. ठीक है. इसके बाद और क्या हो सकता है? बेटा यहां पर सबको एक साथ वोट, राइट ऑफ वोट देके हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहे हैं चांस ऑफ कंफ्लिक्ट या फिर अनरेस्ट. देखो समझो इस बात को. मान लो एक कोई ग्रुप है, लेट्स से आप वुमेन्स को हटा, आप वुमेन्स को ले लेते हैं, है ना. वुमेन्स का अगर राइट न हो वोट देने का तो क्या होगा? वुमेन्स की जो प्रॉब्लम है, मे बी जॉब कल्चर में, मे बी एजुकेशन में, राइट. तो उनको पता है कि उनको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पीपल आर नॉट वोटिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड. सो वहां पे क्या होगा? अनरेस्ट क्रिएट होता जाएगा. वहां पे फिर कंफ्लिक्ट आएंगे, गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनेगी. क्लियर. सो यहाँ पर इससे हो क्या रहा है, जब हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रहे हैं तो एवरी कैन शो देयर डिससेटिस्फैक्शन. अगर भाई गवर्नमेंट उनके लिए काम नहीं कर रही, वो खुश नहीं है, तो वो उनको वोट नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम. सो दिस इज द वे टू शो द डिससेटिस्फैक्शन. अगर उनके पास ये तरीका नहीं होगा तो वहां क्या हो सकता है? वहां पे वायलेंस हो सकता है ना. फिर वो किसी और तरीके से, प्रोटेस्ट से, किसी और तरीके से अपने अनरेस्ट को दिखाएंगे.
Am I clear? देखो, it gives the people a peaceful way to express their dissatisfaction, reducing the chance of unrest or the violence. Clear? समझ में आ गया? So at least 5 points you need to write. अभी हम इसके आगे जब क्वेश्चन आंसर वीडियो में बनाऊंगी तो वहां पे बताऊंगी आंसर इसके प्रॉपर कैसे लिखने हैं. अभी पहले समझ लो, ठीक है? चलो चलते हैं आगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्केल एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. बेटा डाइवर्सिटी, अब देखो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ ली है ना. वी आर हैविंग डाइवर्सिटी इन दी ज्योग्राफिकल एरिया. ऐसे ऐसे टेरेन है हमारे पास जहां पे जाना इतना मुश्किल भी है, राइट? वहां पे लोग भी रह रहे हैं. तो इतनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, उसके बाद इतनी मैसिव पॉपुलेशन, और ऐसी जगह पर आपको करवाना है इलेक्शन. तो चैलेंजेस तो होंगे, है ना. अब चैलेंज को समझते हैं, लेकिन पहले स्केल को एक बार थोड़ा सा नजर मारते हैं. व्हाट इज द स्केल वी आर टॉकिंग अबाउट? देखो 2024 लोकसभा इलेक्शन, जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे, है ना. तो उस इलेक्शन में कितने वोटर्स थे? 968 प्लस मिलियन वोटर्स. बेटा यहां पर इस स्लाइड में आपको सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है, नंबर पे. ऑलमोस्ट 1 बिलियन ही तो हो गए. इतने तो एलिजिबल वोटर्स थे, और इन लोगों ने वोट किया डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स को, जो कि खड़े थे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे. अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर्ड अभी छोड़ दो, सब समझ में आ जाएगा. बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड. अभी नंबर पे ध्यान देते हैं. तो इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे कंट्री में, वहां पर अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं हर पार्टी से. फिर इतने लोगों ने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट किया होगा, फिर वो सेलेक्ट हुए होंगे. सो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, राइट? अब ये तो था लोकसभा इलेक्शन के बारे में. अब जरा हम आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट. देखो यहां दिया हुआ है, इंडिया हैज 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. बेटा यहाँ वोटर्स की बात नहीं हो रही, ये 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं. यस, रिप्रेजेंटेटिव, जिनको लोगों ने वोट दिया होगा. इतने लोग इन मोर देन 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. कितनी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं? 2,50,000. अब कौन सी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात हो रही है? अभी बताया था मैंने, ग्राम पंचायत एंड लोकल अर्बन बॉडीज. वहां पे ये पढ़े थे आपने, रूरल ग्राम पंचायत, पंचायती राज सिस्टम में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटीज, नगर पंचायत, है ना. यहाँ पे इस चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये वर्ड्स नहीं आएंगे. यहाँ पे समझा रही हूँ मैं आपको स्केल को. सो 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हम बात कर रहे हैं वो ये हैं. तो इन जगह पर, अलग अलग जगहों पर टोटल मिला के 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं. सो दिस इज द मैसिव स्केल वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां पर इलेक्शन होते हैं. क्लियर? चलो समझते हैं आगे. लेट्स कंपेयर इट विद द अदर कंट्रीज. यहां पे देखो, इंडियाज एलिजिबल वोटर पॉपुलेशन इज 15 टाइम्स ऑफ दैट यूनाइटेड किंगडम. बेटा यूनाइटेड किंगडम से अगर कंपेयर किया जाए तो वहां पे जितने वोटर्स हैं उससे 15 टाइम्स ज्यादा हमारी कंट्री पे हैं. नाउ यू कैन इमेजिन कितनी पॉपुलेशन, कितने वोटर्स हैं हमारे पास. और एरिया को देखा जाए तो इट इज 6 टाइम्स लार्जर देन द फ्रांस. उसके बाद सिर्फ एरिया लार्जर नहीं है, वहां पर कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं. कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों है? बिकॉज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, रिमोट एरियाज हैं, वो ज्यादा ऐड कर देते हैं प्रॉब्लम्स को, राइट? ऐसे टेरेन. तो ऐसे में इलेक्शन मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड कीपिंग द स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन माइंड. बेटा इतने डाइवर्स टेरेन में, इतने कॉम्प्लेक्स टेरेन में, इतने बड़े एरिया में, इतने सारे लोगों के साथ जब इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है? और इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? ये करवाया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI. डिटेल पढ़ेंगे इसका आगे जाके, ठीक है? अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं. देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ऑर्गेनाइजेस एंड मैनेजेस ऑल द इलेक्शंस. ठीक है? अब कॉम्प्लेक्सिटीज को टैकल कैसे किया जाता है? 2024 को जो इलेक्शन था लोकसभा, उसी से थोड़ा बहुत हम यहां पर समझेंगे, ठीक है? देखो, सो इलेक्टोरल्स ऑफिशियल, नाम देख लो, इलेक्टोरल ऑफिशियल्स ट्रैवल टू रिमोट लोकेशंस सो नो सिटीजन इज लेफ्ट बिहाइंड. इलेक्टोरल ऑफिशियल, आगे जाके नाम पढ़ोगे आप, ये लोग जो होते हैं वो बहुत रिमोट लोकेशन तक खुद जाते हैं, जिससे कि कोई भी पर्सन छूटे ना. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 क्या क्या हुआ ताकि ज्यादा वोटर आ सके. पहली बार होम वोटिंग फॉर द एल्डरली एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. घर घर जाके, जहां पर भी एल्डरली पीपल है जो कि नहीं जा सकते वोटिंग बूथ तक, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए घर घर जाके वोट लिया गया. न्यू. नेक्स्ट,
पोस्टल वोटिंग फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वोटर्स, कहीं कहीं पे जाके पोस्ट ऑफिस में जाके लोगों ने वोट दिया, सो दैट वाज अगेन न्यू। उसके बाद असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, अब इतनी जगह हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं तो यहाँ पर भी इनका यूज किया गया। क्या यूज किया गया? जैसे कि ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड्स, विजुअली जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं तो उनके लिए ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड, है ना। उसके अलावा ऐप बेस्ड असिस्टेंस रिक्वेस्ट फॉर व्हील चेयर्स, रैम्प्स, जो जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो ऐप पे उनकी जो आईडी है वहां से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि भाई हमें व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें रैंप की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर, है ना, हमें ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब चीजों पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया। गॉट इट? टू टैकल द प्रॉब्लम। सो क्यों किया गया? बिकॉज गोल वाज टू रिमूव द बैरियर्स टू वोटिंग एंड इंश्योर द इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, to gain the maximum participation from the people. That's why these things were done. Clear? अब इसको और हम समझेंगे by different things. Here these are the pictures which are showing how the Election Commission of India has helped the people. यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, here पोस्टल ऑफिस में वोटिंग हो रही है, यहाँ पे एल्डरली पीपल को हेल्प की जा रही है, व्हील चेयर्स हैं, है ना। यहाँ पर देखो किस तरीके से लोग असिस्ट कर रहे हैं लोगों को। सो दिस इज द इलेक्शन ऑफ 2024 जहां पे लोगों को इस स्केल में वोटिंग करवाई गई। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस। वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद की कंप्लीट प्रोसेस होती कैसे है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन केस स्टडी। केस स्टडी है सूर्योदय स्कूल की, जहां पर जो ग्रेड 8 है वहां पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज होना है। ग्रेड 8 यानी क्लास 8, उसमें से क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो क्लास की पॉपुलेशन होगी, क्लास में बच्चे होंगे, उन्हीं में से कुछ लोग सामने आएंगे, बोलेंगे हम खड़े होंगे इलेक्शन पे, है ना। अब मान लो 36 की स्ट्रेंथ है क्लास की, उनमें से 3 लोग ये आए, इन्होंने बोला कि ओके वी आर गोइंग टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? सो कौन कौन है ये? अहमद, गुरमत एंड रवि, ठीक है। इनको पहले बताया गया कि तुम्हारा रोल क्या है, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई खड़ा हो रहा है तो पहले पता तो होना चाहिए ना कि काम क्या करेंगे। सो व्हाट इज देयर रोल? द क्लास रेप वुड रिप्रेजेंट द क्लास इन द मीटिंग्स विद द टीचर, ऑर्गेनाइज इवेंट्स, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट एंड द स्कूल अथॉरिटीज। जितनी भी मीटिंग्स होंगी वहां पे क्लास 8 को रिप्रेजेंट कौन करेगा? जो भी इनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज होगा। सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? वो एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं बिटवीन द स्कूल अथॉरिटीज एंड द क्लास होल स्टूडेंट स्ट्रेंथ। क्लियर? सो दिस इज देयर वर्क। नाउ यहाँ पे जो टीचर हैं उनका नाम है मिस उषा एंड शी इज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन ऑफिसर। ये क्या काम कर रही हैं? ये एज एन इलेक्शन ऑफिसर काम कर रही हैं। तो इनका काम क्या होगा? ये चेक करेंगे कि पूरी की पूरी इलेक्शन प्रोसेस फेयरली हो, यहाँ पे कोई धोखाधड़ी ना हो, है ना, यहाँ पर एवरीवन इज फॉलोइंग ऑल द कोड्स एंड कंडक्ट्स। क्लियर? उसके अलावा और क्या काम कर सकते हैं ये वोटिंग जब होगी तो पूरी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करवाएंगे। क्लियर? सो देखो, she is appointed as the election officer to ensure the election process was fair, transparent and followed all the necessary rules. Understood? Now इसके बाद ये जो 3 यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको पता तो पड़ गया कि सेलेक्ट होने के बाद अगर ये चूज हो जाते हैं तो उसके बाद एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम क्या करेंगे, लेकिन चूज भी तो होना है, तो उसके लिए दे नीड टू गेन द वोट। अब वोट कैसे गेन करेंगे बेटा? वोट गेन करने के लिए दे नीड टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टुवर्ड्स देम, ठीक है। और वो कैसे होगा? जब ये जानेंगे कि मेरे क्लास में जो बच्चे हैं उनको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम को वो एड्रेस करें, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये अहमद, इसको लगा कि शायद कुछ बच्चे क्लास में क्लीननेस पे क्रिप करते होंगे, इसने सुना होगा, है ना, क्लास कितनी गंदी रहती है, स्कूल कितना गंदा रहता है। सो ही टुक आउट दैट पॉइंट। ही सेड अहमद प्रॉमिस्ड टू इंप्रूव द क्लीननेस ऑफ द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। बेटा ये जो भी इन्होंने पॉइंट चूज करे हैं ना, ये ऐसे एब्रप्टली नहीं करे होंगे, ये कहीं ना कहीं इन्होंने बात करी होगी या इन्होंने पहले सुना होगा या फिर दे मस्ट हैव ऑब्जर्व, दैट्स व्हाई, है ना। तो फिर उन्होंने इस पे अहमद ने ये प्रॉमिस किया। गुरमत पे आ जाओ तो शी वॉज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग ऑल हर क्लासमेट लर्न बेटर, सो शी प्रपोज्ड क्रिएटिंग अ सिस्टम फॉर पीयर कोचिंग। मतलब फ्रेंड्स एक दूसरे को पढ़ाएंगे, कुछ इस टाइप का सिस्टम वो क्रिएट करेगी, ये उसने प्रॉमिस किया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ रवि पे, तो रवि ने बोला कि हम आर्ट करिकुलम पे ज्यादा फोकस करेंगे। हो सकता है उसको लग रहा हो क्लास में जो है कंटिन्यूस पढ़ाई हो रही है ना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर वाला पीरियड नहीं मिल रहा, तो उसने बोला कि हम यहाँ पर वी विल टेक आउट मोर स्पेस इन द क्लास टाइम टेबल फॉर आर्ट्स करिकुलम, म्यूजिक, थिएटर, विजुअल आर्ट एंड इन लाइन विद द न्यू करिकुलम। गॉट? तो इसने ये वाले पॉइंट को पकड़ा। गॉट? अब इन्होंने अपना अपना एजेंडा दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट? इसके बाद होती है कैंपेनिंग। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर लगते हैं, है ना, वो जा जाके रैलीज होती हैं।
सो समथिंग लाइक दैट दे विल ऑल्सो डू. सो कैंपेनिंग होगी. कैंपेनिंग में क्या हुआ, अहमद पुट अप द पोस्टर्स. अहमद ने अलग अलग जगह पोस्टर लगाए अपने, है ना, अपने जो भी उसका एजेंट था उसके साथ. गुरमत ने क्या किया, गुरमत यूज द नोटिस बोर्ड एंड स्पोक टू द क्लासमेट. उसने डायरेक्ट जाके लोगों से बात करी, मतलब अपने क्लासमेट से बात करी. रवि को देखो, रवि हेल्ड दी लंच टाइम म्यूजिक परफॉर्मेंस टू प्रमोट दी हिज आइडिया. उसने लंच टाइम को ही म्यूजिक टाइम बना दिया. सो दिस वे दे प्रमोटेड फॉर द कैंपेन. क्लियर. अब आ जाओ इलेक्शन ऑफिसर. अब इलेक्शन ऑफिसर ने एक डेट डिसाइड करी होगी. ओके, आपको 4 डेज मिलेंगे फॉर कैंपेनिंग. 5th डे हम जो है वोटिंग करवाएंगे. सो वोटिंग ऑर्गेनाइज करवाना किसका काम था, इलेक्शन ऑफिसर का. अब वोटिंग ऑर्गेनाइज से पहले उन्होंने क्लास के बच्चों को समझाया होगा ना कि वोटिंग कैसे होगी, है ना, हाउ यू विल वोट, व्हाट यू विल बी गिवन अ बैलेट पेपर. आप सीक्रेट रखोगे उसको, किसी को नहीं बताओगे कि आपने किसको वोट दिया. सो ऑल द रूल्स दिस इलेक्शन ऑफिसर मिस उषा विल एक्सप्लेन. Clear? So, organize the election to ensure it was conducted fairly. She explained the rules to the class, ensuring everyone understood how the secret ballot voting process will work, and no one would know that who voted for whom, and ensuring the process was private and fair. Right? उसके अलावा she also set up the voting booth. Voting booth लगाने का काम भी इन्हीं का होगा, इलेक्शन ऑफिसर का. ठीक है. अब आ जाओ वोटिंग डे. वोटिंग डे आ गया, अब वोट होना है. तो वोट के लिए क्या हुआ, On election day, each student was given a ballot paper with the name of 3 candidates. जो बैलेट पेपर था उसमें जितने भी कैंडिडेट यानी 3 कैंडिडेट थे उनका नाम वहां पे लिखा हुआ था. जिसको भी वो चूज करना चाहते हैं उसके नाम के आगे X लिखेंगे. जैसे कि देखो, दिस इज द बैलेट पेपर मान लो, तो यहाँ पर मान लो किसी को रवि को चूज करना है तो उसके आगे X लगा देंगे. ठीक है. और उसके बाद ये किसी को दिखाएंगे नहीं. सो इट्स अ सीक्रेट, राइट. यहाँ पे जो मिस उषा है इलेक्शन ऑफिसर, शी ऑल्सो गेव द इंश्योर्ड दैट there was a ballot paper in braille for नेहा. नेहा जो कि विजुअली इंपेयर होगी तो उसके लिए उन्होंने ब्रेल में एक बैलेट पेपर इंश्योर करवाया कि हो, ताकि वो भी वोट दे सके. ठीक है. आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स वोटेड, मिस उषा कलेक्टेड द बैलेट्स इन अ बॉक्स एंड सील्ड इट अंटिल द काउंटिंग सेशन. सारे के सारे जो बैलेट्स थे यानी ये पेपर थे उनको एक सील्ड बॉक्स में रखा गया और काउंटिंग तक उसको खोला नहीं गया. ठीक है. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आप काउंटिंग प्रोसेस पे. द रिजल्ट्स जब डिक्लेयर होने, तो आफ्टर ऑल द 33 वोट्स, 36 की स्ट्रेंथ थी, 3 तो आपके कैंडिडेट हो गए, तो 33 की स्ट्रेंथ हो गई. तो 33 वोट्स वर कास्ट. मिस उषा कॉल्ड द मिस शिवा फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास टू विटनेस द काउंटिंग प्रोसेस. देखो, जो इलेक्शन ऑफिसर है मिस उषा, उन्होंने खुद अकेले काउंटिंग नहीं करी, उन्होंने एक और विटनेस को बुलाया सो दैट शी कैन प्रूव दैट एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट एंड फेयर. ठीक है. वन ऑफ द बैलेट पेपर वॉज नॉट मार्क्ड सो इट वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड. जो बैलेट पेपर था जिसमें तीनों के नाम थे, कोई एक होगा जिसने किसी भी मार्क ही नहीं किया. क्यों नहीं किया होगा मार्क, क्यों नहीं किया होगा? मे बी उस बच्चे को लग रहा हो कि इन तीनों में से कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता, तो उसने डिससेटिस्फैक्शन दिखाया मार्क नहीं करके, है ना. सो इट वॉज इनवैलिड. द रिजल्ट वर अनाउंस्ड. अहमद रिसीव्ड 8 votes, गुरमत रिसीव्ड 12 votes एंड रवि रिसीव्ड 10 votes. सो 8, 12 एंड 10. तो किसको यहां पर, कौन यहां पे चूज होगा? ऑब्वियसली गुरमत. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उसको मिले हैं 12, है ना. अब यहां पे एक बात ध्यान दो बेटा, क्लास की स्ट्रेंथ 33 है. अब 33 का एग्जैक्ट हाफ तो नहीं हो सकता. अच्छा, 33 में से एक का वोट तो इनवैलिड हो गया, तो वोट कितने बचे? 32. तो ऐसा नहीं है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए एटलीस्ट 50% वोट होने चाहिए, है ना. 50% वोट थोड़ी मिले गुरमत को, इसको 16 वोट नहीं मिले, इसको 12 वोट मिले. तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज होने के लिए क्या कंडीशन है? तीनों में से जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें से सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहा है, दैट इट डिसाइड्स, है ना. तो सबसे ज्यादा वोट गुरमत को मिला 12. सो गुरमत विद द मोस्ट वोट वाज डिक्लेयर्ड न्यू क्लास रिप्रेजेंटेटिव. शी थैंक्ड द क्लासमेट एंड प्रॉमिस्ड टू फुलफिल ऑल द कमिटमेंट्स. अहमद एंड रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड ऑफर्ड द टू सपोर्ट हर. जो अहमद एंड रवि थे उनका काम क्या था, वोटिंग प्रोसेस के बाद ओके एक्सेप्टेड वट एवर द रिजल्ट इज, जो भी क्लास का रिजल्ट था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर कॉन्ग्रेचुलेट किया गुरमत को और बोला कि हम भी आपको आगे जाके सपोर्ट करते रहेंगे. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर. बेटा उनका आंसर अगर समझ लिया ना तो आपको फिर वोटिंग प्रोसेस, पूरा इलेक्शन प्रोसेस समझ में आ जाएगा. देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन दिस केसलेट? ओके बेटा, इस केस को पढ़ने के बाद आपको कौन से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगे जो कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस में हुए? द मेन रोल वाज
इलेक्शन ऑफिसर्स रोल? मिस उषा जो उनकी क्लास टीचर थी, बिकॉज शी इज द वन हु इज ऑर्गेनाइजिंग द होल इलेक्शन प्रोसेस, है ना। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इलेक्शन ऑफिसर होना चाहिए जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवा सके, सबको रूल्स बता सके, वोटिंग बूथ लगा सके, है ना। सो हर रोल वाज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कैंपेनिंग पे ध्यान दो, सबने कैंपेनिंग करी लेकिन अच्छे से करी, वहां पे कोई मिसकंडक्ट नहीं हुआ, दैट वाज अगेन अ हाईलाइट। उसके अलावा एवरीवन गॉट द सीक्रेट बैलेट, किसी को नहीं पता पड़ा कि किसने किसको वोट किया, यस दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर विजुअली इंपेयर्ड को ब्रेल बैलेट कार्ड दिया गया, अगेन इंपॉर्टेंट। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा बाहर से किसी को बुलाया गया सो दैट एवरीथिंग कैन गो ट्रांसपेरेंट, जो काउंटिंग है वो बिल्कुल अच्छे से फेयरली हो सके, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द हाईलाइट दैट वी सॉ हियर। आंसर देखो, द इलेक्शन हैड अ न्यूट्रल इलेक्शन ऑफिसर मिस उषा, highlight. Next, fair campaigning done by all the candidates, a secret ballot system, an accessible ballot for visually impaired student, and transparent counting witnessed by an outside teacher, Miss Shiba. Got it? So together what happened? Together these ensured the election was fair, free and transparent. Understood? चलो next question, question number 2 यहाँ देखते हैं. Why was it important to have a secret ballot? Okay, बेटा secret ballot इतना important क्यों है इस पूरे केस में? क्यों किसी को नहीं पता पड़ना चाहिए कि कौन किसको वोट दे रहा है? Why? To avoid any type of pressure. मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लो यहाँ पे गुरमत है ना। अब गुरमत की कुछ बेस्ट फ्रेंड है 2-3, नाउ दे आर बेस्ट फ्रेंड विद गुरमत, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको आर्ट्स ऐसा आर्ट्स वाले पीरियड चाहिए ज्यादा। सो वो किसको वोट करना चाहेंगे? वो रवि को वोट करना चाहेंगे, राइट। लेकिन अगर गुरमत को ये बात पता पड़ गई तो वहां पे कंफ्लिक्ट हो सकता है ना। टू अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रेशर, to avoid any kind of pressure, the ballot system is secret. वहां किसी को नहीं पता पड़ता कि कौन किसको वोट दे रहा है। Understood? देखो यहाँ पर a secret ballot ensures that no one knows who voted for whom. This allows students to vote according to their own honest choice without fear of pressure, judgment or influence from any friend, candidates or the teacher. कहीं से कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, जो लोग हैं वो फ्री होके अपना चॉइस चूज कर सके किसी को, दैट्स वाई। Clear? चलो next question, question number 3 here. What consideration might the student have had while exercising their choice? Okay, वोटिंग से पहले जो क्लास के स्टूडेंट थे उन्होंने क्या सोचा होगा, किस बेसिस पे वो वोट करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रेंडशिप नहीं देखेंगे वो, यहाँ पर उनको क्या देखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन उसको फुलफिल कर रहा है। अगर किसी को ज्यादा आर्ट्स में इंटरेस्ट होगा तो वो रवि को वोट देगा, अगर किसी को चाहिए कि क्लास में स्टडीज अच्छे से हो तो वो गुरमत को वोट देंगे, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट दे विल एक्सरसाइज। उसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कौन कैपेबल है। अब 3 जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से कोई होगा जो सबसे ज्यादा कैपेबल होगा, है ना, तो उसके बेसिस पे भी वो चूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? देखो, स्टूडेंट मे हैव कंसिडर्ड फर्स्ट व्हिच कैंडिडेट्स प्रॉमिस मैटर मोस्ट टू देम। कौन से कैंडिडेट का जो प्रॉमिस है वो ज्यादा उनके लिए मैटर करता है, दैट वन। हाउ सिंसियर एंड कैपेबल ईच कैंडिडेट सीम्ड, कौन सबसे ज्यादा सिंसियर है, कौन एक्चुअल में काम करेगा, है ना, ये क्लास वालों को पता रहता है। हु दे फेल्ट वुड बेस्ट रिप्रेजेंट द होल क्लास इंटरेस्ट, ये भी हो सकता है कि भाई इनमें से कौन सबसे बेस्ट जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है आगे जाके, जो कि मेन काम है, ठीक है। सो एनी 2 यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक हियर। अंडरस्टूड? चलो क्वेश्चन नंबर 4 हियर। डू यू थिंक द स्टूडेंट्स हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर गुरमत वाज इलेक्टेड एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव? इफ यस, व्हाट आर दे? बेटा गुरमत एक बार जब सिलेक्ट हो गई उसके बाद क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या? यस ऑफ कोर्स। देखो, सबने तो गुरमत को वोट नहीं किया, है ना। कुछ लोगों ने अहमद को किया था, कुछ ने रवि को भी किया था, लेकिन जब एक बार गुरमत सेलेक्ट हो गई सो दे नीड टू रेस्पेक्ट द डिसीजन। उसके बाद ऐसा नहीं कि अरे हमारी चॉइस की नहीं है, हम तो नहीं बात मानेंगे। नो, वंस दे आर सेलेक्टेड, वंस एनी रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड, देन दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट द डिसीजन, है ना। उसके बाद फिर कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, जो भी वो काम करेगी, जो भी वो बताएगी, देन दे एवरीवन नीड टू कोऑपरेट विद हर। क्लियर? आंसर देखो, यस, स्टूडेंट शुड नाउ सपोर्ट एंड कोऑपरेट विद द इलेक्टेड क्लास रिप्रेजेंटेटिव, गिव हर फेयर चांस टू फुलफिल द प्रॉमिस, शेयर द कंसर्न और फीडबैक रेस्पेक्टफुली। ठीक है, जो भी उनके कंसर्न है, जो भी फीडबैक है, अच्छे से रेस्पेक्टफुली उनको बताना है। ठीक है, आगे देखो, रेस्पेक्ट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन इवन देयर प्रेफर्ड कैंडिडेट डिड नॉट विन। जो भी इलेक्शन का रिजल्ट होगा उसको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा रेस्पेक्टफुली। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर, व्हाट वाज द रोल ऑफ मिस उषा प्लेड, व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट? ओके, मिस उषा इलेक्शन ऑफिसर का क्या क्या रोल था, क्यों इंपॉर्टेंट था, ये आपको यहाँ पे समझाना है।
बेटा इलेक्शन ऑफिसर, द वन हु इज कंडक्टिंग द होल इलेक्शन, who is checking that everything is properly conducted with according to the rules, there is no misconduct, everything is fair, right? So that is why her role is very important. Answer dekho, Miss Usha acted as an election officer. She explained the rules to everyone. She ensured secret voting system, arranged the braille ballot for Neha, and organized the transparent counting because she called someone else from outside, right? So ये सब उन्होंने काम किया था. Now her role was important because a fair, neutral authority is needed to conduct any election properly and ensure everyone trust the result. है ना? Why she was neutral here? Because उन्होंने किसी एक कैंडिडेट को फेवर नहीं किया, है ना? अगर वो फेवरेटिज्म आ जाएगा फिर तो वहां पे कुछ भी फिर चिटिंग हो सकती है. So that's why न्यूट्रल ऑफिसर का होना, न्यूट्रल अथॉरिटी का होना जरूरी है. एंड इलेक्शन ऑफिसर इज ऑलवेज द न्यूट्रल अथॉरिटी. वो किसी पार्टी के नहीं होते. समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं. Why was it important for Miss Usha to organize a braille ballot paper for Neha? नेहा विजुअली चैलेंज गर्ल है ना, उनके लिए यहां पर ब्रेल बैलेट उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया मिस उषा ने. क्यों करवाया? मेजोरिटी तो वोट कर ही रहे थे ना, 32 स्टूडेंट बाकी तो वोट कर ही रहे थे, वो एक ही तो थी. देन क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? टू इंश्योर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. बेटा यूनिवर्सल मतलब हर कोई, उसके बाद वो विजुअली चैलेंज्ड हो, डिसेबल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, उनके पास प्रॉपर राइट है वोटिंग का. करेक्ट? तो ये मेजोरिटी को नहीं देखते हम यहां पर, हम सबको देखते हैं. दैट इज वाई. Got it? देखो, it ensured Neha, who is visually impaired, could vote independently and privately just like every other student. That's why she provided, showing that universal franchise means making the voting genuinely accessible for everyone, not just for the majority. यहां पर हम सिर्फ majority को नहीं देखते, हम यहां सबको देखते हैं. Clear? Next question, question number 6. What would happen if many students in the class chose not to mark a preference? देखो 33 स्टूडेंट्स ने वोट करा था लेकिन एक में मार्क नहीं था, उसको हमने इनवैलिड बताया, राइट? अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर कई सारे स्टूडेंट ऐसे चूज ही नहीं करेंगे, मार्क ही नहीं करेंगे बैलेट पेपर में, तो क्या होगा? अगर मार्क नहीं करेंगे पहली बात तो इनवैलिड हो जाएगा, वो वोट काउंट ही नहीं होगा, है ना? एंड ज्यादातर बच्चे अगर मार्क नहीं करेंगे तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे तीनों के तीनों, उनमें से कोई भी कैपेबल नहीं है, मींस दे आर डिससेटिस्फाइड, है ना? ये डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है वोटर्स के बीच में. Clear? Answer. Such ballot would be declared invalid or would not be counted towards any candidate's total. है ना? किसी भी टोटल में काउंट तो होंगे नहीं वो. If too many votes are invalid, it could suggest dissatisfaction with all the candidates. यानी लोग खुश नहीं है जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हैं उनसे. Understood? चलो आगे चलते हैं. Now don't miss it out. बेटा जो लास्ट क्वेश्चन था जहां पर अगर पूछा गया कि कोई मार्क ही ना करे जिससे कि डिससेटिस्फेक्शन शो हो रहा है, ऐसा एक्चुअल इलेक्शन में भी होता है क्या? यस. इनफैक्ट आजकल के इलेक्शंस में एक नोटा का ऑप्शन है. नोटा मींस नन ऑफ द अबव. फुल फॉर्म पता होना चाहिए. नोटा, नन ऑफ द अबव. ये एक ऑप्शन आ चुका है बैलेट सिस्टम में जहां पे पार्टीज के सिंबल्स के अलावा एक नोटा ऑप्शन भी होगा. तो अगर किसी को किसी पार्टी को नहीं देना है वोट तो वो नोटा में टिक करके आ सकते हैं. ठीक है? मतलब वो दिखा रहे हैं कि भाई कोई भी कैंडिडेट जो हर पार्टी का है कोई भी एलिजिबल है ही नहीं, हमको किसी को वोट नहीं देना. ठीक है? सो दिस ऑप्शन इज देयर. अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं. नाउ बेटा ये जो हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं इलेक्शन में जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंडियन कल्चर में न्यू है, नहीं है. ये पहले से यहाँ पर देखो एक बताया हुआ है इंस्क्रिप्शन में. द उत्तरामरूर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द 10th century describes a transparent process of the selection of representative. उत्तरामरूर जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर इंस्क्रिप्शन में पता पड़ता है कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होती थी पहले के टाइम पे. देखो एलिजिबल कैंडिडेट का जो नाम था वो एक पाम लीफ के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें लिख के एक घड़े में डाल के सील कर देते थे. लेकिन जिस दिन सिलेक्शन डे होगा वहां पर सिलेक्शन डे के दिन कोई भी एक बच्चा, एक यंग बॉय आके वहां से निकालेगा पाम के लीव्स वन बाय वन, और कोई एक रेस्पेक्टेड इंडिविजुअल पहले वो पब्लिक के सामने आएंगे, अपने हाथ को दिखाएंगे ऐसे कि ओके हमारे हाथ खाली हैं, फिर वो उन पाम लीव जो कि बच्चे ने ड्रॉ करी उसमें से नाम रीड करेंगे वन बाय वन और फिर तब जाके सिलेक्शन होता था. सो व्हाट इट शोज? It shows the transparency which is required during the election. Clear? चलें आगे.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। वैसे थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल चुका है केस स्टडी पढ़ के। अब यहाँ पर एक्चुअल में हम देखेंगे कि इलेक्शन होते कैसे हैं। एक बार पहले ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिटीजन पार्टिसिपेट्स एट द मल्टीपल लेवल्स। कौन कौन से लेवल? ये वाला पिरामिड हमने समझ लिया है। हम यहाँ पे तीनों ही लेवल पे जाके वोटिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन इन इलेक्शंस के नाम क्या होते हैं, यहाँ पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन जब होगा तो उसको बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन, मींस नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट जिनको ज्यादा वोट मिल जाता है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं, वो बन जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बन जाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये कहाँ जाके बैठते हैं बेटा? ये बैठते हैं लोकसभा में जाके, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अंडरस्टूड। कमिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा तो वहां पर उसको बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहां पर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसको बोला जाएगा एमएलए, वो बन जाएगा एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अंडरस्टूड। इस चैप्टर में बेसिकली हमको यहां पर फोकस करना है। इसको भी देख लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है? जो लोकल बॉडीज में जहां पे जो इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। क्लियर? सो दीज आर द 3 प्लेसेस जहां पर हम जाके वोट करते हैं। कॉमन पीपल गो एंड वोट। तो यहां पर डायरेक्टली हमारा रोल है। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट इलेक्शन। ये क्या है? ये सारे डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि जो कॉमन पीपल हैं वो जाके डायरेक्ट वहां पर वोट कर रहे हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैम इनडायरेक्ट भी कुछ होता है क्या? यस, इनडायरेक्ट भी होता है, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ। दिस इज डायरेक्ट इलेक्शन। 3 लेवल्स वेयर वी आर गोइंग डायरेक्टली डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। नाउ यहां पर जहां पर भी डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है वहां पर फॉलो होता है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। क्या है? FPTP। यहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम होता है। क्या मतलब इस बात का? बेटा फर्स्ट, सबसे पहले जिसको पोस्ट मिल गई, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, बस वो जीत गया। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। अभी आपने जो केस स्टडी में देखा था, जो गुरमत थी उसको कितने मिले? 12 वोट मिले। 50% वोट नहीं मिले उसको 32 जो वोट थे उसमें से एक तो इनवैलिड हो गया था ना, तो 32 में से 16 वोट नहीं मिले, 12 वोट मिले, मतलब सबसे ज्यादा उसको मिल गए, है ना। तो फर्स्ट वो आ गई। सो दैट फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, ये इलेक्टोरल सिस्टम यहां पर चलता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे उनमें से, वो जीत जाएगा। यहां पे 50% की जरूरत नहीं होती है। Am I clear? ये बेटा एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहां पर होता है? जहां पर भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जहां पर हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। और वो कहां है? दीज आर द 3 लेवल्स। समझ में आया इतना? नाउ यहां पर ये जो 3 लेवल्स हैं, यहां पर इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? यहां पर ये जो 2 हैं, लोकसभा इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव वाली असेंबलीज, मीन जहां पर आपको एमपीज या फिर एमएलएज मिल रहे हैं, यहां पर ECI का रोल होता है। ECI दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये यहां पर सारी चीजें कंडक्ट करवाता है, इनका यहां पर रोल है, राइट। यहां पर कौन कराता है फिर? इस 3rd लेवल पे बेटा यहां पर होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC। यहां पर ECI दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल लेवल इलेक्शंस एंड द स्टेट इलेक्शंस। यहां पर आ जाओ, SEC क्या है? दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल बॉडी वाले इलेक्शन। Am I clear? अभी डिफरेंस और समझेंगे। चलो अब इसके आगे ECI पे ध्यान देते हैं। ECI है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये उनका यहाँ पर हेड ऑफिस है दिल्ली में, राइट। सो इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया। नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के सारे जितने इलेक्शन होते हैं वो ये कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन बेटा यू विल बी अगेन सरप्राइज टू नो, इलेक्शन सिर्फ यही नहीं है, इलेक्शन और भी जगह होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? देखो मैंने अभी बताया था, नेशनल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलते हैं, जो कि लोकसभा में जाके बैठते हैं, राइट। लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें सिर्फ लोकसभा है क्या? उसमें राज्यसभा भी तो है। तो राज्यसभा के मेंबर कहाँ से आते हैं? उनको भी तो हम MP ही बोलते हैं, वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हुए, है ना। तो वहां पर जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो भी यही देखते हैं, ECI। समझो बात को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2 tier, फर्स्ट 2 tier दैट इज नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। उसके अलावा कुछ और इलेक्शन होते हैं, जैसे कि राज्यसभा वाले इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, दीज ऑल्सो आर लुक्ड बाय ECI, ठीक है। सो 5 प्लेसेस आर देयर वेयर ECI इज रिस्पॉन्सिबल। नेशनल, स्टेट, समझ में आ गया। उसके अलावा राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट।
क्लियर? समझ में आया इतना? चलो आगे चलते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑल्सो. सो स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्ट ऑफ द इलेक्शन अपरेटस ओनली. जो ईसीआई मेन है, मेन इलेक्शन अपरेटस, उसके साथ ही ये भी काम करता है, उनके गाइडेंस में करता है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली उनसे कंसल्टेशन चलता है इनका. सो कंडक्ट इलेक्शन टू द फॉर द लोकल बॉडीज, जैसे ये ग्राम पंचायत हो गया, अर्बन लोकल बॉडीज हो गया, वहां के इलेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर? नेक्स्ट, वर्क इन कंसल्टेशन विद ईसीआई. ईसीआई से कंसल्टेशन चलता रहता है. ठीक है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हम बात कर रहे हैं वोटिंग का, और जो भी और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सारे यहां पर भी अप्लाई होते हैं. समझ में आ गया? सो क्या डिफरेंस है, फटाफट समराइज करें. ये देखो, बॉडी अगर ईसीआई है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ऑल ओवर इंडिया में एक है. इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? वो दिल्ली में है ना. सो ईसीआई इज वन ऑल ओवर इंडिया, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ये हर स्टेट में एक एक होगा. नाम से पता पड़ रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो हर स्टेट में इनका एक एक ऑफिस होता है. समझ आ गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 5 टाइप ऑफ इलेक्शन के लिए. कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है? और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए. करेक्ट? समझ में आया अभी कुछ? लग रहा है पड़ा सा? चलो चलते हैं आगे. नाउ बेटा इस चैप्टर में हमको फोकस करना है ईसीआई पे. ईसीआई की वर्किंग पे हम फोकस करेंगे. स्टेट इलेक्शन कमीशन बस इतना ही है, डिफरेंस आपको समझना है. क्लियर? चलते हैं आगे. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अभी हमने देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल ओवर हमारी कंट्री में एक ही है, दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर है. तो दिल्ली में रह के, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया को कैसे संभाल रहे हैं? बेटा यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होंगी, है ना. अब उसको समझना है आपको इस फ्लो चार्ट से. ये देखो, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मेन एट नेशनल लेवल पे जो उनका हेडक्वार्टर है, वहां पर कौन कौन होता है? वहां पर है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सीईसी एंड ईसी. सीईसी 1 है, ईसी 2 है. सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अंडर में 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर. तो ये 3 है मेन यहां पर नेशनल लेवल पे, जो कि सारे डिसीजन लेते हैं ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं उसके लिए. ठीक है? देखो, टुगेदर दीज 3 फॉर्म द कमीशन एंड मेक द की डिसीजन फॉर इलेक्शन अक्रॉस द होल कंट्री. ठीक है? सो नेशनल लेवल पे 3 आपको मिल गए यहां पर कमिश्नर्स. ठीक है? अब आ जाओ, इन्होंने मान लो डिसीजन ले लिया. अब डिसीजन उसके बाद बताएंगे ना, किसको बताएंगे? मान लो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होना है, या मान लो गुजरात में इलेक्शन होना है, तो किसको बताएंगे? वहां पर भी कोई ऑफिसर होगा. तो यहां पर स्टेट लेवल पे या फिर यूनियन टेरिटरी लेवल पे होता है सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. सीईओ, यहां सीईसी था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहां पर है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. ठीक है? इसका काम क्या है? सीईओ 1 पर स्टेट, हर स्टेट में एक एक होता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इलेक्शंस विद इन द स्टेट, वर्किंग अंडर द ईसीआई डायरेक्शन. यहां के जो डायरेक्शन होते हैं उनके अंडर में काम करता है, और स्टेट में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सारे ये मैनेज करता है. क्लियर? सीईओ. अब आ जाओ, सीईओ के बाद नेक्स्ट क्या लेवल आता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना. अब पूरा स्टेट इतना बड़ा होता है, उसमें कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर. ये बड़ा इजी है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ही होगा, है ना. तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर. राइट? अगेन काम क्या है? कोऑर्डिनेट्स इलेक्शन विद इन द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शन हो रहा है उसको ये कोऑर्डिनेट करते हैं. ऑब्वियसली ही विल वर्क अंडर दिस सीईओ. समझ में आया? नाउ अब अकेले इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में ये भी अकेले काम तो कर नहीं सकते हैं, है ना. तो वहां पर कौन मैनेज कर रहा है सारी वोटिंग लिस्ट, है ना. वहां पे कौन मैनेज कर रहा है जो वोटिंग करवाएगा. तो इसके अंडर में अगेन यहाँ पे 2 हैं, एक है आरओ एंड दूसरा है ईआरओ. आरओ एंड ईआरओ. आरओ का मतलब है रिटर्निंग ऑफिसर. क्या नाम है? रिटर्निंग ऑफिसर. नाम बड़ा अजीब सा है, रिटर्निंग ऑफिसर. ये कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन अपने डिस्ट्रिक्ट में. और जो ईआरओ है वो है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. ये रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, मतलब वोटर लिस्ट, वोटर आईडी, सब कुछ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है? ईआरओ. समझ में आया? सो अगेन ओवरव्यू, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वैसे मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, यू नो दैट. मूविंग अहेड, नाउ मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस. मेरा इंडिया में इलेक्शन करवाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है ना. इट्स अ मैमथ टास्क, और इसका स्केल हमने ऑलरेडी एक बार देख भी लिया है. ये 2024 लोकसभा इलेक्शन में कितने आपके पास वोटर्स थे? 968 मिलियन प्लस वोटर्स. राइट? कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए उन्होंने वोट किया था?
543 डिफरेंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, राइट। और कितने वोटिंग स्टेशन थे, कितने पोलिंग स्टेशन थे, 1 मिलियन प्लस। सो इतने बड़े स्केल पे आपका ये ईसीआई काम करवा रहा है, राइट, इलेक्शन की प्रोसेस करवा रहा है। सो ऑब्वियसली ह्यूज टास्क तो है ना। अब इनके टास्क को और समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉज लो और पहले इसको यहां पर समझ ही लेते हैं। हम बार बार इसको पेंडिंग छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का क्या मतलब होता है? देखो, हमारा ऑल ओवर इंडिया 543 डिफरेंट इलेक्टोरल रीजन्स में डिवाइड है, राइट। 500 डिफरेंट इलेक्टोरल रीजन्स। यहां पर हर पार्टी में जो भी वहां पे उस एरिया में पार्टी होगी, उसका एक एक मेंबर वोटिंग के टाइम पे अपना नाम देगा, एज ए कैंडिडेट खड़ा होगा। मान लो XYZ 3 पार्टी है ना, XYZ, देयर आर 3 पार्टीज। तो X का एक मेंबर, Y का एक मेंबर, Z का एक मेंबर वहां पर खड़ा होगा, है ना, कैंडिडेचर में। अब उनके लिए वोटिंग की जाएगी, जो उनमें से जीत जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो अगर 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इसका मतलब हर सीट से कोई ना कोई जीत के आएगा किसी न किसी पार्टी का, और वो बन जाएगा MP। और वो जाके कहां बैठते हैं, वो लोकसभा में जाके बैठते हैं। इसका मतलब लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ MPs कितने होते हैं, दिस मच, 543। ये आ गया अब इंपॉर्टेंट पार्ट। लोकसभा में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, 543 होते हैं। समझ में आया? नाउ ये 543 में रिजर्वेशन भी है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। कितना है बेटा, इसको याद कर लो, बाकी मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है, याद हो जाएगा। देखो, इसको क्या करना है, 543 टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। अब दोबारा से 4 लिखो और 3 को तोड़ देते हैं 1 और 2 में। 3 को हमने तोड़ दिया 1 और 2 में, 1 + 2 3 होता है ना। तो 412 आर द जनरल, इज फॉर जनरल कैटेगरी, राइट। अब आ जाओ, 3 और 5 को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 8। 3 और 5 8 ही तो होता है ना। तो 8 एंड दोबारा से 4 लिख लो, ये 4 पीछा नहीं छोड़ने वाला, 4 हर जगह है। सो यहाँ पर फिर से 84, दिस इज फॉर SCs। अब बचा हुआ माइनस कर लेना, इतनी मैथ्स तो आती होगी, तो बचा जो भी होगा वो ST होगा, राइट। सो हियर इज द वन, 412 with the general category, 84 is the SC and बचा हुआ 47 is the ST category. That is the number for the member of parliament in लोक सभा। क्लियर? आई होप याद हो गया होगा। चलो, अब बेटा इतने मैमथ टास्क को इलेक्शन कमीशन मैनेज कर रहा है। सो ECI कंटिन्यूअसली अपग्रेड्स इट्स कैपेसिटीज टू कीप पेस विद द मॉडर्न इंडिया नीड्स, है ना। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं ECI भी उनको इंक्लूड कर रहा है टू कीप अप द पेस। नेक्स्ट, इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री हैपन एट डिफरेंट टाइम्स। आप कभी भी देखना, इलेक्शन हमेशा एक साथ नहीं होता। अब नेशनल लेवल का तो ऑब्वियसली एक साथ ही होगा, लेकिन स्टेट इलेक्शन कभी भी साथ में नहीं होते। ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री में सारे स्टेट में एक साथ इलेक्शन हो रहा है, चंक्स में होते हैं, है ना। तो ये मैनेज करते हैं किस लेवल पे होना है, कितने गैप के बाद होना है, कैसे होना है, एवरीथिंग दे डू, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। नाउ ये दिस इज द टास्क परफॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द मेन 4 टास्क क्या है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सेटिंग द इलेक्शन डेट। भाई ये डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होना है, कौन से मंथ में होना है, कौन सी डेट को होना है, एवरीथिंग दे डू दिस, राइट। सो व्हाट दे आर डूइंग, दिस इंक्लूड द अनाउंसिंग ऑफ फुल इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन शेड्यूल में क्या क्या आता है, यहाँ पर जो भी नॉमिनेशन डेट, हर पार्टी से नॉमिनेशन लेना, कैंडिडेट का नाम लेना, पोलिंग डेट, उनका काउंटिंग डेट, सब कुछ ये मैनेज करते हैं, एक पूरा शेड्यूल बनाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, रजिस्टरिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। जब इलेक्शन होने हैं तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे होंगे, अगर वो रजिस्टर करवाना चाहती हैं खुद को, तो ये काम करेंगे, राइट। आपने देखा होगा हर पार्टी का अपना अपना एक सिंबल है ना। किसी का लोटस है, किसी का ऐसे हैंड है, किसी की साइकिल है। तो वो जो सिंबल होते हैं वो भी यही रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। देखो, सो ECI ऑल्सो ग्रांट पार्टीज देयर स्टेटस एज नेशनल पार्टी और स्टेट लेवल पार्टी, है ना। पार्टीज में भी ना ऐसे है स्टेटस है कि नेशनल लेवल की पार्टी की, स्टेट लेवल की पार्टी है। So based on their performance and allocate them the official election symbol। उनको इलेक्शन सिंबल दिया जाता है ना। सिंबल के आगे फिर आप वोट दे के आते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक प्रॉपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि सबको फॉलो करना होता है। अब ये उस पर चेक रखते हैं, अभी इनको डिटेल में पढ़ना है हमने, ठीक है। देखो, सो इंश्योर फेयर कंडक्ट बाय पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स। नीचे, नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, नो हेट स्पीच। यही हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और लास्ट आ जाओ, ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। बेटा नॉमिनेशन डेट से लेके पूरा काउंटिंग तक, पूरा रिजल्ट डिक्लेरेशन तक, एवरीथिंग, द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस दे आर मैनेजिंग,
ठीक है. So supervises everything from voter registration to the counting and declaration of result, basically responsible from end to end for making the election free and fair. ठीक है. So these are the four main huge task of Election Commission of India. Clear? चलें आगे. Now अब समझते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ वोटिंग स्टेप बाय स्टेप. अब इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, अब वोटिंग देने तो हमें जाना है ना. तो जब हम जाते हैं तो वहां पर काम कैसे होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये राजकीय पटेल उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऐसे टाइप के कुछ स्कूल मींस गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, बेसिकली वहां पर पोलिंग बूथ लगाए जाते हैं. पोस्ट ऑफिस में भी लगता है, हमने ऑलरेडी देख लिया था, है ना. तो ऐसे पोलिंग बूथ होंगे, वहां पर आप जाएंगे ना. फर्दर क्या होगा, जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर वहां पे बैठा होगा, दे विल चेक योर नेम एंड इन ऑन द वोटर लिस्ट एंड विल चेक योर आईडी कार्ड. आप वहां पर अपने आईडी कार्ड लेके जाते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में चेक किया होता है. ठीक है. अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप अंदर जाएंगे वोट देने के लिए, अगर नहीं है तो फिर उसका आगे प्रोसेस होती है. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे सेकंड पोलिंग ऑफिसर इंक योर फिंगर. कभी भी जब वोटिंग दे के आते हैं तो यहाँ पे इंक लगती है ना. सो इंक योर फिंगर गिव्स यू अ चिट एंड टेक्स द सिग्नेचर. आपको चिट दे दिया कि भाई ऑल ओके, आपके सिग्नेचर ले लेंगे. फिर आप उस चिट को लेके जाएंगे फर्दर आगे थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास. ये क्या करेंगे, ये आपसे वो चिट वापस ले लेंगे. ओके, ये पर्सन आया था, वैलिड था, अब चिट वापस आ गई, इसका मतलब इसने वोट देने चला गया, इसका वोट है, काउंटिंग में है, राइट. टेक्स चिट एंड चेक्स योर फिंगर. फिंगर में चेक करेंगे कि मार्क हुआ कि नहीं हुआ. नोटा नन ऑफ द ऑप्शन अबव इज ऑल्सो अवेलेबल. अच्छा, अब यार समझाती हूँ उसको. हमने नोटा वैसे पढ़ लिया है ना. नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज अवेलेबल इन दी मशीन नाउअडेज. आप वहां पे नन ऑफ द अबव में चेक करके आ सकते हो. देखो फोर्थ क्या होगा ना, फोर्थ में आप जाएंगे वहां पर जहां पे आपका ईवीएम रखा है. व्हाट इज ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. बेटा जो एब्रीवेशन है बार बार बोल रही हूँ ना, ये आएंगे एग्जाम में, अभी लास्ट में रिकॉल भी करेंगे, याद हो जाएगा, डोंट वरी. ईवीएम ये तो इजी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. यहाँ पर जो भी आपका जिसको आपको चूज करना है उसके आगे आप बटन दबा के आएंगे, ऐसे बीप वाली साउंड आएगी, राइट. अब आजकल एक सिस्टम आ गया है, यू कैन ऑल्सो चेक द प्रिंटेड स्लिप इन वीवीपैट. वीवीपीएटी, वीवीपैट. क्या है ये वीवीपैट, इसको समझते हैं आगे. यहां पर देखो, पहले इस पे ध्यान दो. दिस इज ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. देखो यहाँ पे बटन लगा हुआ है, हर पार्टी का नाम, उसके आगे सिंबल भी दिए हुए हैं, राइट. जैसे ही आप किसी पार्टी के आगे प्रेस करते हो तो वहां पे लाइट जलती है और बीप की साउंड आती है. तो ये तो हो गया ईवीएम. अब आपको कंफर्म करना है कि कहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, किसी ने कुछ वहां पे छेड़खानी तो नहीं करी है. तो आप इसको चेक कैसे कर सकते हो, इससे. ये है आपका वीवीपैट. देखो क्या है वीवीपैट का मतलब, वोटर, हम वोटर, हमको वेरीफाई करना है, तो वोटर वेरीफाइबल. तो वीवी वोटर वेरीफाइबल. ये क्या है, पैट. पैट का मतलब क्या है, पैट का मतलब है यहां पर दिस इज पेपर ऑडिट ट्रायल. बेटा इसके अंदर एक पेपर दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक पेपर जनरेट होता है जो कि शीशे के अंदर है, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको देख सकते हो. सो पेपर है, पेपर में आपको पता पड़ जाएगी अच्छा आपने जिसको वोट किया है वही सब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है वहां पर. ठीक है. तो दिस इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल. ऑडिट क्यों, बिकॉज ये पेपर आपको नहीं मिलता, ये पेपर बाद में रीचेकिंग के टाइम पे यूज होता है. वैसे ये रूल है कि किसी भी एक बड़े से एरिया में किसी भी 5 पोलिंग बूथ की रैंडम चेकिंग होती है कि भाई जो काउंटिंग इससे मिल रही है वो एक्चुअल में इससे मैच हो रही कि नहीं हो रही है ना. तो ये ऑडिट के काम आता है. उसके अलावा अगर किसी भी पोलिंग बूथ में मान लो कुछ कंफ्लिक्ट आ रहा है, कुछ काउंटिंग में गड़बड़ हो गई, तो उस टाइम पे मान लो यहाँ का रिजल्ट सही नहीं लग रहा है ना, कोई क्वेश्चन करता है, तो उस टाइम पे इससे वेरीफाई किया जाता है. जितने भी लोगों ने वोट किया होगा उतने लोगों के पेपर इसी मशीन के अंदर होते हैं, उनको काउंट कर लेते हैं. सो ऑडिट के लिए काम आता है. समझ में आ गया ना, मैंने पूरा आपको एब्रीविएशन समझा दिया है. वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल. Am I clear? Understood? चलो अब इसको देख लेते हैं. बेटा इंडिया में जो ये मशीन यूज हो रही है ईवीएम एंड वीवीपैट, ये हमसे कई और सारी दूसरी कंट्रीज हैं वो लेके यूज भी कर रही हैं. इनफैक्ट इंडिया उनको ट्रेनिंग दे रहा है. देखो दिस सिस्टम हैज बीन यूज्ड इन कंट्रीज लाइक नाम्बिया एंड भूटान विद द सपोर्ट फ्रॉम द ईसीआई. हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उनको सपोर्ट करता है. अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टडीज दिस टेक्नोलॉजी एंड हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम इंडिया टू अडॉप्ट दिस इन देयर कंट्री. करेक्ट. सो एडवांस टेक्नोलॉजी.
चलो, इसका काम मैंने बता दिया। ये ऑडिट के काम आता है। कैसे काम आता है? रैंडमली किसी भी पोलिंग बूथ, किसी भी बड़े एरिया में 5 पोलिंग बूथ का चेक हो जाता है। अदरवाइज कहीं पे अगर डिस्पेरेंसी होगी, किस पे कहीं पे अगर कंफ्लिक्ट होगा तो उस केस में इससे वेरीफाई किया जाता है। समझ में आ गया? चलें आगे। नाउ बेटा, यहां पर जितनी भी वोटिंग की प्रोसेस होती है वहां पर देखो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, चेकिंग चलती रहती है। करेक्ट? सो मैनेजिंग द इलेक्शंस, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज गोइंग ऑन हियर। क्लियर? यहां पे आ जाओ। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है ना? ही इज द फर्स्ट पर्सन, क्या नाम है? श्याम शरण नेगी। इन्होंने 1951 में जब सबसे पहले वोट हुआ था तो सबसे पहला वोट इनका गया था। Right? So that's why the name is important. Shyam Saran Negi, a school teacher in Himachal Pradesh, was the first voter in India's general election in 1951. और यहाँ पर 2017 में 100 की एज में इन्होंने फिर से अपना वोट दिया। करेक्ट? क्या नाम है? श्याम शरण नेगी। समझ में आ गया? चलें आगे। नाउ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने बताया था हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को दोबारा से पढ़ेंगे डिटेल में। बेटा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली किसके लिए है? ये पार्टीज के लिए हैं या फिर ये जो कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में उनके लिए हैं, है ना? कैसे उनको बिहेव कर रहे हैं। देखो, दीज आर द सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर द लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। राइट? ये हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को फॉलो करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन पे चेक रखता है, वहां पे क्वेश्चन मार्क भेज देगा या तो उनका कैंडिडेचर नील कर देगा। ठीक है? नाउ व्हाट आर द रूल्स? लेट्स हैव अ लुक। दीज आर द रूल्स दैट पार्टी इन गवर्नमेंट मस्ट फॉलो। क्या है? To this ensure that the resource available to the government are not used for the purpose of election. बेटा, इलेक्शन के टाइम पे जब कैंपेनिंग होती है और या फिर वहां पे रैलीज होती हैं तो वहां पर जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उनका बिल्कुल यूज नहीं होगा, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनका यूज नहीं होगा। एक बेसिक एग्जांपल, बेटा पुलिस, दैट इज वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, राइट? बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? तो पुलिस कभी भी देखना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन चल रहा हो, वो कभी भी उसके लिए नारे नहीं लगाते हुए दिखेंगे आपको। दे आर न्यूट्रल, है ना? उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा वहां अगर सपोज किसी एक एक्स पार्टी का रैली चल रही तो उनके लिए वो नारे लगा रहे हैं, उनके लिए वो बोल रहे हैं। नो, सो दे कैन नॉट यूज दैट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, नो न्यू स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स कैन बी अनाउंस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन आने वाले हैं और उस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, वो नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रही है। सो दिस कैन नॉट बी डन, क्योंकि ये क्या होगा, फिर वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर्स को। उस टाइम पे अच्छा करेंगे तो वोटर्स बोलेंगे ओह अब तो अच्छे हो गए लोग, अब अच्छा काम कर रहे हैं। सो नो, सो ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी अनाउंस्ड। ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। All candidates are expected to exercise discretion and restraint to ensure the elections take place peacefully. मतलब डिस्क्रिशन और रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है? जो भी ये कैंडिडेट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये किसी के लिए भी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज ना करें, वहां पे वायलेंस ना हो, है ना? सो डिस्क्रिशन एंड रिस्ट्रेंट इन देयर लैंग्वेज, इन द वे ऑफ स्पीकिंग, उनके बिहेवियर में। ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। इन्फ्लुएंसिंग वोटर थ्रू द गिफ्ट इन रिटर्न फॉर द वोट्स। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं ना, जाके ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं, वोट दे दो, उनको पैसे बांट रहे हैं, गिफ्ट दिया जाता है ना? तो ये क्या है? ब्राइबिंग चल रही है। तो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। समझ में आ गया? बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन इसको बेटर तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, इसको देख लो। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है? देखो, फर्स्ट में क्या हो रहा है? अ कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूटिंग साड़ीज एंड हाउस होल्ड अप्लायंस टू द वुमेन वोटर्स। वुमेन वोटर्स को क्या दे रहे हैं? ये साड़ी दे रहे हैं, हाउस होल्ड अप्लायंस दे रहे हैं, फिर बोल रहे होंगे कि आप हमको वोट देना, हम आपको और देंगे। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ब्राइबिंग। इसको इंड्यूसमेंट भी बोला जाता है, ब्राइबरी या फिर इंड्यूसमेंट। यहाँ पे आ जाओ। दिस पर्सन हु इज अ कैंडिडेट फ्रॉम वन पार्टी इज यूजिंग द अब्यूजिव लैंग्वेज फॉर द अनदर कैंडिडेट ऑफ अनदर पार्टी। यानी कि अब्यूजिव लैंग्वेज का मतलब ये डिस्क्रिशन या फिर जो ये रिस्ट्रेंट है उसको वायलेट कर रहे हैं, है ना? तो वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही इज डूइंग। नेक्स्ट आ जाओ। ये एक ऑफिशियल है गवर्नमेंट का, ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ही इज कैंपेनिंग फॉर द रूलिंग पार्टी। अगेन नो, गवर्नमेंट जो है अपने किसी भी ऑफिशियल का यानी किसी भी दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटीज का यूज नहीं कर सकते फॉर कैंपेनिंग, बट ही इज डूइंग, सो अगेन वायलेटिंग, राइट? सो मिसयूज ऑफ द ऑफिशियल पोजीशन एंड द मशीनरी। ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पर बंडल्स ऑफ 500 नोट्स फाउंड इन द कार ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट है, उसकी कार में इतने सारे 500 के बंडल्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? ये कहीं ना कहीं इलीगल पैसा यूज हो रहा होगा कैंपेन के लिए, है ना? सो अगेन मिस यूज या फिर यू कैन से वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है? सो यूज ऑफ मनी ब्राइबरी टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स।
Am I clear? समझ में आया अभी? चलो चलते हैं आगे. नाउ हियर डोंट मिस इट आउट. देखो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये सबसे पहले केरला में 1960 में अडॉप्ट हुआ था. 1960 में जो वहां पर केरला में मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने खुद ये प्रपोज किया कि इस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए. राइट. उसके आगे ईसीआई ने द सेम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सर्कुलर करवाया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ड्यूरिंग 1962 जनरल इलेक्शन. ठीक है. तो सबसे पहले कहां पर फॉलो हुआ था? केरला में 1960 में. ईसीआई ने इसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थे उनको सर्कुलेट करवा दिया सारी पार्टीज में इन 1962. राइट. लेकिन 1991 में जाके ये जो MCCs हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, इनको बहुत अच्छे से इंश्योर करवाया गया कि ये फॉलो हो बाय ECI. नाउ व्हाई इन 1991? बिकॉज वहां पे थे इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन? TN Shishan. He is well known officer who made India election fairer, transparent and fearless. इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने के लिए. क्या क्या किया है देखो यहाँ पर. बेटा TN Shishan became the chief election commissioner in 1990. Now he brought lots of reforms for ensuring free and fair elections among them. जैसे कि कैंपेनिंग टू फॉलो द प्रिसाइज रूल्स फॉलो होंगे ड्यूरिंग कैंपेन. उसके बाद वोटर आईडी कार्ड टू एलिमिनेट द प्रॉक्सी वोटिंग. जो ये वोटर आईडी कार्ड आजकल हम देखते हैं ना, ये इन्होंने कहीं ना कहीं शुरू करवाई थी. राइट. अब हर एक के पास अगर एक एक वोटर आईडी कार्ड होगा तो कोई भी डबल बार जाके वोटिंग नहीं कर सकता, तो प्रॉक्सी वोटिंग नहीं हो सकती वहां पर. ठीक है. कोई किसी के बिहाफ में वोटिंग नहीं कर सकता. सो दैट वन. उसके बाद स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन स्पेंडिंग बाय द कैंडिडेट कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं उस पर स्ट्रिक्ट विजिलेंस उन्होंने लगाई थी. ठीक है. सो वेल नोन मेंबर कौन है? TN Shishan. हमें क्या? चलें आगे. नाउ गवर्नमेंट फॉर्मेशन नेशनल एंड स्टेट लेवल. अब ECI ने अपना काम कर दिया, वोटिंग भी हो गई है, कैलकुलेशन भी हो गई और सेलेक्ट हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ गए हैं. राइट. लोकसभा में. सो लेकिन गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करते हैं उसका आपको प्रोसेस समझना है. देखो पहले नेशनल लेवल पे देखते हैं. तो नेशनल लेवल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे सिलेक्ट हो गए. कितने कितने? 543. राइट. अब 543 जो ये मेंबर हैं वो अलग अलग पार्टीज के होते हैं. अब अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले लो तो कुछ बीजेपी के होंगे, कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के होंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के होंगे, अलग अलग, है ना. तो लेकिन कौन सी पार्टी रूलिंग होगी ये कैसे डिसाइड होता है? देखो बेटा 543 टोटल नंबर है. राइट. तो टोटल में से एटलीस्ट 50 से ज्यादा आपके पास मेंबर होने चाहिए एक पार्टी के, तब वो पार्टी अपना बहुमत साबित कर लेगी, यानी कि मेजोरिटी साबित कर लेगी और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी. राइट. तो कितने मेंबर हुए देखो यहां पर, अगर इसको डिवाइड करो तो आपके पास होते हैं 272 प्लस 271. टोटल कर लो तो आपके पास 543. तो किसी भी पार्टी के पास अगर इतने मेंबर एटलीस्ट हैं 272, 50% से ज्यादा हो गया, तो ये फिर मेजोरिटी में आ जाएंगे और ये बोलेंगे अब हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. समझ में आया? देखो फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं. XYZ 3 पार्टी. X को मिल गए कितने? 272 वोट. इसको मिल गए 100 वोट और इसको बाकी दूसरे वाले को मिल गए आपके कितने? 171 वोट. मान लो ये है वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. तो पार्लियामेंट्री जितने भी आपकी सीट्स हैं उसके हिसाब से ये X पार्टीज के पास 50% से ज्यादा है, तो इनको किसी की जरूरत नहीं है. इन्होंने बोला कि ओके वी आर एट मेजोरिटी, वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट. राइट. इन्हीं 272 मेंबर में से कोई एक मेंबर जो होगा, वो जो लीडर होगा, वो बन जाएगा यहां पर प्राइम मिनिस्टर. क्या बन जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर. और इन्हीं के पार्टीज में से कुछ कुछ दूसरे फिर उनका एक बोर्ड चलता है, तो वो अलग अलग सेलेक्ट हो जाते हैं एज अ डिफेंस मिनिस्टर, एज अ रेलवे मिनिस्टर. जो अलग अलग मिनिस्टर आपको मिलते हैं वो सारे यहां से आपको सिलेक्ट होकर मिल जाते हैं. समझ में आया इतना? सो ये है आपका वो सिनेरियो जहां पर एक पार्टी के पास 50% से ज्यादा का ज्यादा मेंबर्स है. क्लियर? लेकिन यहां पर हमेशा ऐसा नहीं होता. कई बार क्या होता है, लेट्स से दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z. अब यहां पर क्या होगा, लेट्स से इसके पास आए 200 वोट. राइट. इसके पास सिर्फ 200 आए, इसके पास आ गए 172 वोट और इसके पास आ गए 171 वोट. ठीक है. अब यहां पर किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है ना. तो कोई भी यहां पर गवर्नमेंट फॉर्म अकेले नहीं कर सकता. तो ऐसे में क्या होगा, फिर इनके बीच में होगी मीटिंग, है ना. यहां पर बोलेंगे ओके आपके थोड़े मेंबर यहां पर आ जाएं, या फिर ये दोनों बोलेंगे वो 200 है, इन दोनों की अच्छी पटरी होगी, तो ये बोलेंगे ओके हम दोनों मिलके
अब एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं, हम बोलेंगे हम एक हो गए, है ना। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है कोलिशन। क्या बोला जाता है? कोलिशन। वहां पे जहां पे टू पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। समझ में आया? सो दीज टू पार्टीज विल फॉर्म द कोलिशन एंड देन दे विल प्रेजेंट कि हम बहुमत में हैं, हम मेजोरिटी में आ गए हैं, एंड नाउ देयर गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। इन्हीं पार्टीज में से कोई एक मेंबर जो सेलेक्ट होगा वो बन जाएगा उस टाइम पे पीएम, प्राइम मिनिस्टर। और ये वाली पार्टी जिसके पास अभी भी ज्यादा नंबर थे, सबसे ज्यादा इसी के पास थे, लेकिन तब भी वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। समझ में आया? सो दिस इज द वे ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। सेम ऐसा ही स्टेट लेवल पे भी होता है, राइट? लेकिन स्टेट लेवल में जो भी आपकी मेजोरिटी वाला पार्टी होगी, यहाँ पे मान लो ए बी सी है, तो जो मेजोरिटी में होगा, मेजोरिटी वाले से आपको मिलेगा सीएम। यहां पर जो लीडर बनता है मेन वो होता है प्राइम मिनिस्टर, यहां पर होता है चीफ मिनिस्टर। बाकी वे ऑफ फॉर्मेशन सेम है। समझ में आया? चलो यहां पे देखते हैं। सो व्हाट वी गॉट टू नो, आफ्टर वोटिंग द पार्टी और द कोलिशन विद द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट? कोलिशन का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पार्टीज वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म द मेजोरिटी। दो या दो से ज्यादा पार्टी जो कि मेजोरिटी प्रूव कर रही हैं आपकी पार्लियामेंट में जाके, वो हो जाएंगे क्या? कोलिशन। क्लियर? आगे नेशनल लेवल, अगर मेजोरिटी पार्टी होगी लोकसभा में तो आपको जो लीडर होगा वो मिलेगा प्राइम मिनिस्टर। अगर स्टेट लेवल पे आ जाओ तो मेजोरिटी पार्टी जो होगी स्टेट असेंबली की, उसका जो लीडर होगा वो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। समझ में आया? यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ बड़ा अच्छा सा, फटाफट से इसको देख लो, हमको सब समझ में आ चुका है। वैसे देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए? एमपी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल लेवल के इलेक्शन में मिलते हैं लोकसभा वाले। एमएलए आपको स्टेट असेंबली वाले इलेक्शन में मिलते हैं, राइट? नेक्स्ट, MP represent us in the national parliament while MLAs represent us in the state assembly. हर स्टेट में अपनी अपनी असेंबली होती है, वहां पर ये बैठते हैं। बोथ आर चूजन थ्रू द सिमिलर इलेक्टोरल प्रोसेस। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पर FPTP होता है। व्हाट इज दैट? कौन बताएगा? किसको याद है? जल्दी से टाइम के साथ आंसर बताओ मुझे। FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वो यूज होता है यहाँ पर। यहाँ पे आ जाओ, इफ पार्टी और कोलिशन विंस द मेजोरिटी सीट्स इन लोकसभा then it forms the national government and leader becomes the prime minister. यहाँ पर in states if party or coalition wins the majority, the leader becomes the chief minister and they form the state government. समझ में आ गया? अभी चलें आगे। चलो, now election to the राज्यसभा। बेटा हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा थोड़ी है, राज्यसभा भी तो है ना? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस इज लोकसभा, अपर हाउस इज राज्यसभा। नाउ राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाता है, लेकिन उनका इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, राइट? कैसे होता है समझते हैं। यहाँ पे देखो, राज्यसभा मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको भी एमपीज ही बोलते हैं। एक बार पहले इसका कंपोजिशन देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो, कंपोजिशन एंड टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर। कितने मेंबर है? पहले बात तो 245। लोकसभा में कितने एमपीज थे? 543। बार बार नंबर लिखते हुए चलो तब याद होगा। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 245। नाउ 245 में से इलेक्टेड मेंबर्स आर 233, बाकी बचे हुए 12 मेंबर्स दे आर दी नॉमिनेटेड मेंबर्स। कौन नॉमिनेट करता है इनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? इतना समझ में आ गया। सो 233 इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्ट कौन करता है इनको? बेटा इनका इलेक्शन जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एमएलएज। एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन्स हर स्टेट में जो असेंबली है वहां के जो एमएलए हैं वो अपने अपने स्टेट से जो भी यहाँ पे आ रहा है कैंडिडेट, उसके लिए वोटिंग करते हैं, राइट? सो यहाँ पर हम जाके वोट नहीं करते, कॉमन पीपल वोट नहीं करते, हमारे द्वारा इलेक्टेड किए हुए एमएलए जाके वोट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस टाइप को इलेक्शन को बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? जहां पर वी द कॉमन पीपल आर गोइंग एंड वोटिंग, वी आर चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर हमारे द्वारा इलेक्ट किए हुए मेंबर खुद जाके वोट कर रहे हैं, फिर वो सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। हमारे क्लियर? देखो, so 233 elected MLAs elected by the MLAs, that is the members of legislative assemblies. Now 12 are the nominated which are nominated by the president of India. इतना समझ में आया? Now बेटा ये अभी इतना तो समझ में आ गया कि हर स्टेट से इलेक्शन होता है हर स्टेट में, और वहां से इलेक्ट होके ये आपके एमपीज आते हैं राज्यसभा के, है ना? अब किस स्टेट से कितने आएंगे ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन पे। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ये बहुत बड़ा स्टेट है, तो यहाँ से ज्यादा मेंबर आएंगे, यहाँ के लोग यहाँ से ज्यादा मेंबर आएंगे आपके
राज्यसभा के, राइट। अगर छोटा स्टेट है, लेट्स से इसके कंपैरिजन में अरुणाचल प्रदेश छोटा है, तो वहां के कम मेंबर होंगे, राइट। सो मेंबर कितने, कौन से स्टेट से कितने आ रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉपुलेशन पे, राइट। सो सीट्स पर स्टेट इज अलॉटेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, दैट इज उत्तर प्रदेश इज हैविंग मोर सीट देन द अरुणाचल प्रदेश, राइट। नाउ इसके आगे हम जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। बेटा राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। अब ये डिसॉल्व का मतलब क्या है समझो। बेटा लोकसभा नेशनल लेवल पे इलेक्शन हुए, डायरेक्ट इलेक्शन हुए, इनको कैंडिडेट चूज करे हमने, इनको 5 ईयर का टेन्योर मिला, अगर गवर्नमेंट ढंग से काम करती है तो पूरा 5 साल काम करती है, उसके बाद फिर री इलेक्शन होता है, यानी 5 साल के बाद जितने भी मेंबर लोकसभा के सिलेक्ट हुए थे अब वो मेंबर नहीं रहेंगे, अब उनको फिर से इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, फिर से जीतना पड़ेगा, तब जाके वो कहलाएंगे दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। समझ में आ गया। तो हर 5 साल में जो लोकसभा की जितने मेंबर होते हैं पूरे डिसॉल्व हो जाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं, फिर सारे मेंबर नए आते हैं, राइट, नए आते हैं, दोबारा से इलेक्ट होकर आते हैं, यू कैन से। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में फिक्स्ड टेन्योर होता है हर एमपी का 6 साल का। कितने साल का? 6 साल का, यानी आफ्टर एवरी 6 ईयर पर्सन विल रिटायर, राइट। लेकिन रिटायरमेंट के प्रोसेस कुछ इस तरीके से शेड्यूल होती है कि एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर्स। मतलब पूरे के पूरे जो 245 मेंबर्स हैं वो एक साथ रिटायर नहीं हो रहे हैं, इनमें से 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं। जैसे ही वो 1/3 मेंबर रिटायर हुए, उनके लिए इलेक्शन हुआ, फिर नए मेंबर आ गए, फिर अगले 2 साल में और रिटायर हुए, फिर और आते गए। तो यानी कभी डिसॉल्व हुई ही नहीं, कंटिन्यूस चलती हुई आ रही है। क्लियर? सो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच नेवर डिसॉल्व्स। Here, each member has a 6-year tenure, 6-year term, and 1/3 member retire every 2 years. And the new elected members keep on coming. समझ में आया? Now, what is the voting process? देखो यहाँ पे जो इलेक्शन है वहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन है ही नहीं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहां पर है? जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन है, जहां पर हम लोग जाके वोट कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर वोटिंग कौन कर रहा है? बेटा यहाँ पर वोट कर रहे हैं एमएलए, जो कि हमने चूज करें। तो यहां पर जो वोटिंग सिस्टम होता है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब डिफरेंस को ढंग से समझते हैं। यहां पर देखो, लेट्स से दीज आर द बैलेट कार्ड। ये वाला बैलेट कार्ड है आपका लोकसभा इलेक्शन के लिए, ये वाला बैलेट कार्ड है आपका राज्यसभा इलेक्शन के लिए। यहां वाला बैलेट कार्ड हमारे लिए कॉमन पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन। हम जाते हैं, जो बैलेट ईवीएम मशीन है इनके आगे जो जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है, एक के आगे आप टिक लगा के यानी बटन दबा के आ जाओगे, बटन प्रेस करके आ जाओगे। सो मान लो दिव्या को वोट गया तो दिव्या को ही मिला, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। दिव्या के आगे का किसने प्रेस किया तो दिव्या का वोट है, वो कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। लेकिन यहां पर जब राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो यहां पर जितने भी एमएलए वोट कर रहे हैं वो कैंडिडेट को प्रेफरेंस वाइज नंबर दे देते हैं। लेट्स से यहां पर सुरभि को मिला 1 नंबर, नदीम को मिला 2 नंबर, दिव्या को मिला 3 नंबर और जेम्स को मिल गया 4 नंबर। ये एक बैलेट कार्ड है ना। किसी एक एमएलए ने इस तरीके से प्रेफरेंस दी अपने, है ना। फर्स्ट दी उसने सुरभि को, फिर नदीम को, फिर दिव्या को, फिर जेम्स को। नाउ अब ये ट्रांसफरेबल वर्ड क्यों है यहाँ पर? बेटा इसलिए है बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, जो पोजीशन है रैंकिंग वो ट्रांसफर हो जाती है। कैसे होती है? लेट्स से किसी भी तरीके से पहले से डिसाइडेड है कि नदीम को ऑलरेडी जाना ही है, मीन्स नदीम इज सेलेक्टेड ऑलरेडी, है ना। उसके कुछ अपने अपने तरीके होते हैं। सो नदीम मान लो पहले से पता है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाला है, ये जाएगा, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, तो यहां पर जो ये रैंकिंग होगी, नदीम की रैंकिंग तो आप जरूरत ही नहीं ना उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो ये 2 रैंकिंग अब दिव्या के पास शिफ्ट हो जाएगी। सो दिव्या की रैंकिंग अब 3 के बदले 2 हो गई। गॉट इट? तो दिव्या की प्रेफरेंस बढ़ गई ना। समझ में आया? तो यहां पर ट्रांसफर हो जाता है ऐसे। Am I clear? देखो, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज यूज्ड हियर इन द वोटिंग प्रोसेस। हियर MLAs वोट बाय रैंकिंग द कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, इस तरीके से, है ना। अब ये पूरा डिटेल में आपको कैसे काम करता है समझाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे समझा दिया ताकि आपको रटना ना पड़े। डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है ना। इसके आगे लाइन लिखी हुई है, इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्मॉलर स्टेट्स टू। ये वाला जो सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इससे इंश्योर होता है कि जो छोटे स्टेट्स हैं उनको भी प्रॉपर अपना कैंडिडेचर मिले। अब अगेन डिटेल सीनियर क्लास से पढ़ोगे। अभी डिफरेंस समझ में आ गया ना। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड हियर दिस इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम राज्यसभा में यूज होता है। क्लियर? समझ आया? चलो मूविंग अहेड, नाउ कमिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन अगेन इनडायरेक्ट होते हैं, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कौन करता है? देखो, प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है यहां पर भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ही है, यहां पर भी प्रेफरेंस वाइज यहां पे नंबर दे देंगे, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपेट कर कौन रहे हैं? देखो, हु इज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन? बेटा यहां पर इलेक्टेड बाय द एमपीज ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा जो भी हैं सारे यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। एमएलएज फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, ऑल द यूनियन टेरिटरीज, जहां पर भी असेंबलीज हैं हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज में, वहां पर के मेंबर यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, क्योंकि वहीं पर असेंबली है, बाकी में नहीं है, दैट्स वाई ये लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। तो जहां पर भी असेंबलीज हैं स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में, वहां के लोग यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। समझ में आ गया? तो सारे एमपीज, सारे एमएलएज, कहां के? स्टेट्स के या फिर जहां पे यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योर सपोर्ट फ्रॉम बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। यहां पर दोनों जगह पार्टिसिपेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां बता रहे हैं कि भाई स्टेट और सेंट्रल दोनों का रोल है, क्लियर। नेक्स्ट, मोर पॉपुलर स्टेट हैव ग्रेटर से। अगेन, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां आपके वोट ज्यादा काउंट होंगे, ठीक है। अब आ जाओ, हु इज नॉट इन्वॉल्व? ऑब्वियसली वी आर नॉट इन्वॉल्व, हमारा यहां पर कोई रोल नहीं है, हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स का रोल है, राइट। उसके अलावा और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? बेटा यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नॉमिनेटेड मेंबर्स, राइट। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन से नहीं जीते हैं ना, वो नॉमिनेशन से जीते हैं, राइट। तो हमने इलेक्शन से किसी को जिताया, वो एमएलए एमपी बने, है ना, और फिर वो जाके फर्दर वोट कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे, इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर अगर इलेक्शन में आ जाएंगे तो फिर तो हमने सिलेक्ट नहीं करे ना, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करेगा। हमारे क्लियर? देखो, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कितने हैं? 12, वो यहां पर वोट नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहां पर भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं तो वो भी नहीं कर सकते। अगर यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और जो पौंडीचेरी है वहां के नॉमिनेटेड मेंबर भी यहाँ पे वोट नहीं कर सकते। मीन्स कहीं पर भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर हैं तो वो यहाँ पर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ये क्या है बेटा? विधानसभा एंड विधान परिषद, नाम सुना हुआ है? जो बड़े बड़े स्टेट है हमारे इंडिया में, वहां पर 2 असेंबलीज हैं, वहां पर भी 2 हाउस हैं, है ना। क्या बोलते हैं उनको? विधानसभा एंड विधान परिषद। तो ये जो आपका लेजिस्लेचर काउंसिल है, अगर स्टेट में जो लेजिस्लेचर काउंसिल है वहां के जो अगर मेंबर होंगे या नॉमिनेटेड, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? चलो, so now here why, what is the reason that nominated members are not involved? उसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, since the president represents the peoples, है ना, जो प्रेसिडेंट है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। only directly elected representative vote for the president, maintaining the democratic legitimacy. clear? चलो चलें आगे। now coming for the election of the vice president of India, बेटा सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्शन यहां पर भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, वहां के मेंबर्स का वोट पड़ता है। यहां पर जितने मेंबर हैं सबका वोट पड़ेगा, भले ही वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। यहां पर एमएलएस का कोई रोल नहीं है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। आगे देखो, यहां पर भी STVS यूज होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है दैट इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। MCQ का क्वेश्चन बनता है यहां पर, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट, राइट। और वैसे भी अगर प्रेसिडेंट कंट्री में नहीं है या फिर वो अगर ऑफिशिएटिंग ड्यूटी पे नहीं है अपनी, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पिच इन करते हैं, है ना, वो एज एन ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं। क्लियर? देखो डिफरेंस को यहां पर फटाफट समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। यहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट कर रहे हैं? सारे के सारे एमपीज एंड एमएलएज ऑल्सो। यहां पर सिर्फ एमपीज ओनली, राइट। नेक्स्ट, यहां पर इलेक्टेड मेंबर यस, यहां पर भी इलेक्टेड मेंबर यस। यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर नो। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर भी कर सकते हैं। क्या? इजी?
चलें आगे. नाउ लेट्स डू द कंपैरिजन ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्शन जो आपने इस चैप्टर में पढ़े थे. बेटा ये स्लाइड बहुत काम आएगी आपको रिवीजन के टाइम पे. देखो डायरेक्ट इलेक्शन जहां पर हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, यहां पर आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज होता है. कहां कहां पर ऐसे इलेक्शन होते हैं? 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कौन चेक कर रहा है? ECI, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आप लोकल गवर्नमेंट को देखोगे तो वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन को क्या बोलते हैं? लोकसभा पोल. और यहां पर आपको कौन मिलते हैं? MPs ऑफ लोकसभा. यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन है उसको बोला जाता है स्टेट असेंबली पोल. यहां पर आपको मिलते हैं MLAs, राइट. अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करो तो लोकल बॉडी पोल होते हैं, यहां पर आपको लोकल रिप्रेजेंटेटिव मिल जाते हैं. ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्ट इलेक्शन. अब आ जाओ इनडायरेक्ट इलेक्शन में. इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन सा सिस्टम यूज होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, राइट. कहां कहां पर ये इलेक्शन होते हैं? राज्यसभा के लिए. राज्यसभा में कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड बाय द MLAs. हर स्टेट में जो MLAs होते हैं वहां से वो लोग सेलेक्ट करते हैं और यहां पर फिर आपको सिलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो बोलते हैं MPs ऑफ राज्यसभा. ठीक है. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये यूज होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन. कौन यहां पर वोट करते हैं? सारे के सारे MPs एंड MLAs. सो MPs एंड MLAs एक्सेप्ट द नॉमिनेटेड वन. नॉमिनेटेड मेंबर यहां पर वोट नहीं कर सकते. अब आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट. यहां पर इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? MPs ऑफ, एक मिनट, MPs ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा. यहां पर MLA नहीं होते हैं, यहां पर सिर्फ MP होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स. दैट्स इट. समझ में आया अभी? चलो नाउ ये जो मैंने यहाँ पे एब्रीवेशन और नंबर्स लिख के दिए हुए हैं फटाफट से रिकॉल करो कि आप इनको समझ पा रहे हो कि नहीं. बेटा एब्रीवेशन MLAs बहुत इजी है. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, VVPAT व्हाट इज दिस? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, FPPS फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. बेटा यहाँ पे T को साइलेंट किया हुआ है तो F, दैट्स वाई फर्स्ट पास्ट द T नहीं लिखा हुआ है, पोस्ट सिस्टम है ना. इसको FPTP भी बोलते हैं और FPPS भी बोल सकते हैं. वैसे F से A की शुरू हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, STV इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ठीक है, नंबर पे ध्यान दो. आर्टिकल 361 में क्या है? ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एवरी दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी एडल्ट इज हैविंग राइट टू वोट. 1988 में क्या हुआ था? एज चेंज हुई थी 21 से 18 ईयर्स. 543 क्या है? मेंबर ऑफ लोकसभा. 84 क्या है? इसमें से जो रिजर्व्ड हैं SC, ये क्या है? ST, दैट इज मेंबर ऑफ लोकसभा इटसेल्फ. 245 क्या है? राज्यसभा के मेंबर. 233 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं. दैट्स इट, डन. ठीक है, चलो चैप्टर डन नहीं हुआ है. यहां पर फटाफट से एक बार देखते हैं चैलेंजेस एंड रोड अहेड. बेटा इलेक्शन करवाने में क्या चैलेंजेस आते हैं? देखो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन द इलेक्शन. जो ब्राइबरी होती है, लोगों को पैसे देके वोट खरीदे जाते हैं, दैट इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. आप देख लो सारे के तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं कहीं ना कहीं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होता है ना, तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट, वोटर एपैथी स्पेशली इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज के लोग जो सिटी लाइफ में लोग रहते हैं वो इतने बिजी होते हैं, दे डोंट वांट टू गो. वोटर जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन छुट्टी मिलती है, बट दे वांट टू रेस्ट ऑन दैट डे, दे डोंट मूव आउट, है ना. तो दिस इज वोटर एपैथी. क्लियर? सो दिस आर द चैलेंजेस. नाउ व्हाट वी कैन डू, व्हाट इज द सॉल्यूशन? Empowering voters with the information for thoughtful and responsible choices. जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पूरी डिटेल सारे वोटर्स को पता हो, है ना, जिससे कि वो एक थॉटफुल डिसीजन ले सकें. राइट. नेक्स्ट, मीडिया एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन ये होने चाहिए. वोटर्स को गाइड करना चाहिए कि भाई ढंग से जाओ, वोट करो, कैसे वोटिंग होती है, ये सब बताना चाहिए. ठीक है. सो रिमेंबर, an aware and vigilant voter is the strongest safeguard of the democratic system. We voters are the strongest safeguard of this democratic system because we are having a right to vote. Clear? Chalo. So with this, we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every concept. But still, अभी भी कोई doubt है, so comment. I will revert back there. ठीक है? See you soon for the NCERT solutions of this chapter. Till then, take care and bye bye.